हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? जल्दी से फटाफट से बताएंगे एंड स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। स्टार्ट करेंगे आज हम एक न्यू चैप्टर और एक ही क्लास में इसको पूरा करना है, तो फटाफट से जल्दी से आ जाइए ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर पाए जल्दी से। आप सबको पता है कि क्लास 12th आपकी मंडे और ट्यूसडे को होती है 5 PM पर बायोलॉजी की क्लास। तो आज का जो चैप्टर है वो है कौन सा? जनन स्वास्थ्य। ओके, एक ही वीडियो में यानी कि आज की पूरी क्लास में आप इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए जल्दी से आ जाइए फटाफट से। जल्दी से फटाफट से। जल्दी से आ जाइए फटाफट से एंड प्लीज क्लास को शेयर कर दें अपने सारे ग्रुप्स में ताकि जो अभी तक नहीं आए क्लास में वो भी आ जाएं एंड हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर पाए। 2 मिनट लेंगे, जल्दी से जल्दी जल्दी फटाफट से। गाइज आप ना प्लीज थोड़ा टाइम से आ जाया करो ताकि आप टाइम से आओगे तो क्लास उतना ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। ओके जल्दी से, अभी जितने बच्चे होंगे उतने नहीं है तो 1 मिनट और वेट करते हैं, है ना, ताकि सब आ जाए फटाफट से। चलिए अच्छा, इससे पहले हम जो चैप्टर पढ़कर आए हैं वो पढ़कर आए हैं मानव जनन, है ना। वो 2 लेक्चर में वो हमने पूरा करा है और आज का जो चैप्टर है वो एक ही लेक्चर में पूरा हो जाएगा बिकॉज इतना ज्यादा बड़ा भी चैप्टर नहीं है ना। तो उसको हम आज की क्लास में पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। लेकिन उससे पहले जरूरी होता है कि भाई आखिर हमें यानी कि टॉपिक जो चैप्टर है उसके अंदर टॉपिक क्या क्या होते हैं, सबसे पहले यही जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि जो आपका चैप्टर है जनन स्वास्थ्य वाला, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं। एक बार पहले वो लिस्ट दिखाऊंगी और फिर उन्हीं एक एक करके टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें बेटा इस चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं, इसमें आप देखते हैं जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीतियां, जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण, सगर्भता का चिकित्सीय समापन, यौन संचारित रोग और लास्ट में आ जाता है आपका बंध्यता। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके इसी में आते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर जनन स्वास्थ्य क्या होता है, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि क्या होता है जनन स्वास्थ्य, तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? बताइए फटाफट से, जल्दी से जल्दी गाइस फटाफट से। हेलो सभी को, गुड इवनिंग। 2-3 मिनट लेट आ रहे हो, सो रहे थे भाई? हाँ बताइए क्या है। अच्छा, स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य को एक्सप्लेन करने से पहले ये बताओ कि स्वास्थ्य क्या होता है। बताओ क्या होता है ये स्वास्थ्य। हम बोल रहे हैं कि भाई एक इंसान है, आप कब बोलेंगे कि भाई उसका स्वास्थ्य अच्छा है? क्या आप किसी को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि भाई ये बिल्कुल हेल्दी है, हाँ या ना? बताइए क्या है आपके उसमें, यानी कि आपके उसमें क्या मतलब है कि आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे इसको कि एक अच्छा स्वास्थ्य क्या होता है। जल्दी 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 फटाफट से। WHO के अनुसार थोड़ी ना पूछ रही हूं, अभी मैं पूछ रही हूँ आपको जो पता है वो बता दो। चलो मैं कह रही हूँ आपको जो पता है वो बताओ। WHO के अनुसार भी देख लेंगे अभी। हाँ जी, जल्दी बेटा, बातें तो तुम बाद में भी कर लोगे हैं। यहाँ पे देर तक जो तुम बातें करने लगे रहते हो तो उसको तो बाद में भी कर लोगे तुम। अभी फिलहाल पढ़ लो यार। मैंने पूछा कि आखिर ये जो जनन स्वास्थ्य है इसको आप किस तरीके से मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर क्या होता है जनन स्वास्थ्य, यानी कि उससे पहले आपको ये पता है कि अच्छा स्वास्थ्य क्या होता है। मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, वेरी गुड, ध्यान से देखें। देखो अब हम ना किसी को देखकर भी हम सिर्फ बाहर से किसी इंसान को देख के ये नहीं कह सकते कि भाई ये स्वस्थ है या नहीं है,
है ना। हम अगर कोई एक इंसान है भाई, एक तो खांस रहा है तो समझ आ रहा है कि भाई वो बीमार है ना, लेकिन एक हेल्दी अच्छा खासा इंसान है, उसमें कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे, तब भी हम ये कह सकते हैं कि भाई वो स्वस्थ है। क्या पता वो मेंटली डिस्टर्ब हो, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, है ना। हम किसी इंसान को देखकर, सिर्फ बाहर से देख के ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो ठीक है। ये होता है कि भाई क्या वो जननीय रूप से ठीक है या नहीं है। क्या बेटा, कि क्या वो जननीय रूप से ठीक है या नहीं है। ओके, क्लियर। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनती है कि आखिर जनन स्वास्थ्य है क्या। हाँ जी, अब बताओ WHO के अनुसार। हाँ जी, अब आ जाता है यहां पे किसके अनुसार भाई, आपका WHO के अनुसार। बताइए, समझ तो आ रहा है पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। एक्सप्लेन नहीं करोगे तो एग्जाम में चीजों को लिखोगे कैसे, बताओ। जब तक आप चीजों को एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो यानी कि एग्जाम में कैसे लिख कर आओगे, बताओ। यहाँ पे अभी आप मुझे ही नहीं बता पा रहे हो, फिर बोर्ड में कैसे करोगे। एंड प्लीज क्लास को पूरा देखना है, जो बच्चा मिस करेगा, मैं वापस बोल रही हूँ, पूरा चैप्टर तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा। जब तुम्हें चांस मिल रहा है कि पूरे चैप्टर को तुम एक ही क्लास में रिवाइज कर पा रहे हो, तो उसका फायदा उठाना चाहिए। ओके, हाँ जी, बताइए। चलिए, तो ध्यान से देखें, यहाँ पे हम WHO की बात करते हैं। WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इन्होंने यानी कि इसके अनुसार क्या है कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक हो, मानसिक हो, व्यवहारिक और सामाजिक रूप से अगर वो स्वस्थ है, ठीक है, तो यानी कि वो कैसा है उसका, यानी कि भाई अगर हम बात करें उसकी रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है वो ठीक है, यानी कि उसका स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य बेटर है, अच्छा है, ठीक, यानी कि अब वो जरूरी रूप से ठीक हो जाता है। इसको और अभी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है जो कि मैं आपको पढ़ा कर आई हूँ लास्ट लेक्चर में। तो आंसर एक बार दें जल्दी से कि स्त्री में अंडे का निषेचन होता है कहां पर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले एक बार आंसर दें जरा जल्दी से कि स्त्री में अंडे का निषेचन होता है कहां पर। जल्दी से, यूट्रस में, अंडाशय में, योनि में या फिर अंडवाहिनी में, जल्दी से। पहले चैप्टर्स तो पढ़ लो, चैप्टर पढ़े नहीं है डायरेक्ट मैम क्वेश्चन आंसर करा दो बस। ये जो गंदी आदत तुम्हें पड़ी हुई है ना, ये इन आदतों को सुधार लो एक तो। ओके, तो तुम्हारी जितनी भी गंदी आदतें हैं कि टॉपिक तो पढ़ना नहीं है, बस मैम क्वेश्चन ही करवाते रहो, है ना, कि चलो पास तो हो जाएंगे एग्जाम में। हर चीज ऐसे नहीं होती है। नोट्स आपको VIP बैचेस में मिलेंगे, तो आप अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई निषेचन कहां पर होता है, हम सबको पता है, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका, जिसको अंडवाहिनी भी हम लोग कहते हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नलायकों, इसका जो आंसर गलत दे रहा है, बहुत पिटेगा यार, क्या पढ़ रहे हो तुम। नेक्स्ट, निषेचन के दौरान शुक्राणु अंडाणु का छेदन किसके द्वारा करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, अग्रपिंडक या फिर इनमें से किसी का काम नहीं है। बताइए, निषेचन के दौरान अब शुक्राणु जो होता है, जब शुक्राणु अंडाणु के पास आता है तो अंडाणु का छेदन किसके द्वारा करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, अग्रपिंडक या फिर इनमें से किसी का नहीं। आंसर वेरी गुड, कौन, अग्रपिंडक, जिसको हम एक्रोसोम भी कह देते हैं, यानी कि आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो हम बात कर रहे थे भैया किसकी, यहाँ पे आपका जनन स्वास्थ्य की, ठीक है। तो जनन स्वास्थ्य हमने बोला किसके अनुसार, WHO के अनुसार। बहुत ध्यान से सुनना, तुम पूरे एक स्टोरी की फॉर्म में पूरा चैप्टर अच्छे से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो WHO के अनुसार यानी कि इसने क्या बताया कि जब कोई व्यक्ति कैसे कैसे आपका शारीरिक, ठीक है, आपका मानसिक, सामाजिक और व्यवहारिक, ठीक है,
तो क्या बोला कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यवहारिक रूप से अगर स्वस्थ है, यानी कि तो ही हम कह सकते हैं भाई उसका जनन स्वास्थ्य अच्छा है। शारीरिक मतलब कोई उसको शारीरिक यानी कि शरीर से संबंधित कोई बीमारी तो नहीं, कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी हुई। मानसिक मतलब क्या वो मेंटली प्रिपेयर है, ठीक। नेक्स्ट सामाजिक, क्या वो अपने आसपास के लोगों से बातें करता है, एक दिख जाता है कि भाई ये तो भाई बिल्कुल अजीब इंसान है, तो अलग ही परेशानी में रहता है। व्यवहारिक, हमारा व्यवहार कैसा है, ठीक। तो अगर वो इन सब रूप से स्वस्थ है तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई वो व्यक्ति जो है यानी उसका जनन स्वास्थ्य अच्छा है। अब यहीं पे सबसे पहले हमने देखा कि जनन स्वास्थ्य, यहाँ पे समस्याएं और कार्यनीति। सबसे पहले समस्याएं क्या होती हैं, तो यहीं पे हमारा आ जाता है क्या, जनन स्वास्थ्य समस्याएं, ठीक। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि भाई क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे किसकी, जनसंख्या की, सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या की हम बात करते हैं, पूरा चैप्टर इसी में बेस्ड है, सुनो ध्यान से। जनसंख्या की अगर मैं बाप से बात करूं तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो किसकी है? बताइए। हाँ जी भैया पढ़ लो, है अभी पढ़ना नहीं है फिर बाद में रोगे कि क्या है। हाँ जी, मैंने यहाँ पूछा आपसे कि भाई जनसंख्या की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो होती है वो किसकी है? भारत, चीन और ये देखो ये कितने बढ़िया है, यूपी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ह्यूमंस की यूपी एंड इंडिया, अरे वाह बहुत बढ़िया बेटा। हाँ जी बताइए। यहाँ पे मैंने बोला जनसंख्या की बात करते हैं। जनसंख्या क्या है भाई, यहाँ पे हर किसी की जनसंख्या अलग है, हम सिर्फ मनुष्य की बात कर रहे हैं। मैंने बताया कि ये बताओ कि मनुष्य की सबसे ज्यादा यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है कहाँ की है? चींटी, वाह बेटा वाह। और कोई आंसर बच रहा तो वही बता दो, हाथी शेर कोई बचे हो तो। कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि देखो भाई मनुष्य की तो है, मैं कौन से देश में है, तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें चीन जो है वो नंबर 1 पर आता है, दूसरे नंबर पे हमारा भारत आता है। अब क्या ये सोचा है कि ये जो जनसंख्या यानी कि अब जनसंख्या दर जो है यानी कि सबसे ज्यादा हमने क्या बोला कि भाई चीन की है, देन हमारे दूसरे नंबर पर आता है भारत, ठीक है। अब हम भारत की बात करते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि ये जो जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, ठीक। अब जनसंख्या दर क्या हो रही है भाई, भारत में बढ़ रही है। तो ये जो जनसंख्या दर है यानी कि जनसंख्या दर किसमें, भारत में बढ़ रही है, ठीक। तो अगर कोई चीज हो रही है तो कुछ ना कुछ तो उसका रीजन रहा होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज होगी कि आखिर ये जो जनसंख्या बढ़ी है इसके क्या रीजन रहा है? कुछ पता है क्या रीजन रहा है? बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, आंसर दो। मैंने बोला है ये जो जनसंख्या दर भारत में बढ़ रही है, ठीक है, क्या कारण रहा इसके, क्या इसके मुख्य कारण हो सकते हैं? बताओ क्या कारण हो सकते हैं, बताइए। देखो चैप्टर ऐसा है कि आपको भी आंसर देना होगा, और अगर तुम क्लास के साथ साथ आंसर देते रहोगे तो तुम्हें आधी चीजें तो क्लास में समझ आ जाएंगी। बताइए। तो ध्यान से देखें यहाँ पे इनके मेन कारणों से पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि भाई जनसंख्या दर जो भारत में बढ़ रही है इसको निर्धारित करने वाले हमारे 4 कारक हैं, ठीक है। क्या जनसंख्या दर को निर्धारित करने वाले हमारे क्या हो जाते हैं, 4 कारक हो जाते हैं, जिसमें नंबर 1 पे हम बात करें क्या आ जाता है, जन्म दर। अच्छा जन्म दर कैसे? हाँ जी, यहाँ पे मैंने आपसे बात करी कि जन्म दर, तो ये जन्म दर कैसे हो जाएगा, बताओ कैसे हो जाएगा ये जन्म दर? भैया तुम टॉपिक से भटक रहे हो बेटा, है ना। फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं, सुन लो। वेरी गुड नफीस। देखो जन्म दर क्या होता है, अगर जन्म दर बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, यानी कि भाई हम देखें अगर जितने ज्यादा जनसंख्या है हर यानी कि जब जन्म यानी कि बच्चे जितने ज्यादा जन्म ले रहे हैं, क्या हो रहा है भाई, सिंपल सी बात है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो जन्म दर को निर्धारित करने वाले करें, यानी कि अगर जन्म दर बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, सिंपल सी बात, जनसंख्या दर क्या हो रही है भाई, यानी कि जनसंख्या भी बढ़ रही है, ठीक।
नेक्स्ट आपका क्या बन जाता है बेटा यहाँ पे, नेक्स्ट आपका आवाज बन जाता है। आवाज कैसे, आवाज का मतलब क्या होता है, रहना एक तरीके से। यानी कि होता क्या है कि जब कोई, अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल कोई बाहर रहता है व्यक्ति, है ना, कोई बाहर का व्यक्ति है और अब आके वो भारत में बस गया और अब भारत में ही रह रहा है ना, यहाँ की उसको नागरिकता मिल चुकी है, वो भारत में ही रह रहा है। तो अब वहां पे यानी कि उसका जो शिशु जन्म लेगा भाई, यानी कि अब वो पूरी फैमिली है, यानी कि तो धीरे धीरे क्या होंगे उनके जन्म, वहां पे भी जब शिशु नया होगा फिर वो बड़ा होगा। यानी कि एक तरीके से हम देखें अगर कोई बाहर का व्यक्ति अब भारत में आ चुका है तो जनसंख्या कहाँ की बढ़ेगी भाई, सिंपल सी बात, वो भी भारत की बढ़ेगी, है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें नंबर 3 आ जाता है मृत्यु दर। मृत्यु दर में कमी होती है तो भी क्या हो जाता है, आपकी जनसंख्या बढ़ रही है। आवाज बहुत अच्छे से क्लियर है, ये तो बिल्कुल मत बोलना आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। एंड नंबर 4 आ जाता है प्रवास। क्लियर, तो ये 4 कारक हो जाते हैं हमारे किसके, आपके किसके भाई, जनसंख्या निर्धारित को करने वाले जो हमारे कारक होते हैं। अब समस्या क्या है, यानी कि समस्याएं, यानी कि प्रॉब्लम, कि ये जो जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो आखिर यहाँ पे इसकी क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ बिल्कुल होगी, अब बताइए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैंने पूछा बेटा जनसंख्या में जो यानी कि जो वृद्धि हुई, हमने बोला भाई यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमने बोला कि भाई यहाँ पर जनसंख्या दर को निर्धारित करने वाले 4 कारक हैं। हमने किसकी बात करी, कारक की, जन्म दर, आवास, मृत्यु दर और प्रवास। हमें बोल रही अब बताओ यहाँ पे क्या क्या समस्या आ रखी है, क्या समस्या है। सबसे पहले काफी बच्चे ने मुझे बोला, यहाँ पे बहुत सही बोला, वेरी गुड। सबसे पहला आ जाता है अशिक्षा, यानी कि उनको प्रॉपर तरीके से शिक्षा का ना मिल पाना। हाँ जी हेमलता, लाइव क्लास है, ठीक है। क्या बन जाता है, हाँ जी क्या बन जाती है कि अशिक्षा। अब सोचो कि अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि वो किन किन चीजों पे विश्वास करेगा, उसकी थिंकिंग कैसी रहेगी, वो किस तरीके से चीजों को बहुत ज्यादा सोचेगा, बताओ बताइए। हाँ जी बताइए फटाफट से, क्या क्या हो जाएगा। मैंने बोला कि एक इंसान है जो पढ़ा लिखा नहीं है, आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, है ना। आप सोचो कि उसकी मेंटलिटी क्या होगी, किन किन चीजों पर वो विश्वास करेगा। हमने कहा वो पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या 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 चीजें यहाँ पे लग रही है आपको। पहले समस्याएं देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो नंबर 1 पर आया है कि भाई अशिक्षा, यानी कि उसको शिक्षा का ना मिल पाना। बताइए, देखो एग्री करना इस पॉइंट को, अंधविश्वास बढ़ता है। आपने मतलब एक थोड़ी नॉर्मल चीज सोचना कि आपने देखा होगा अपने आसपास, क्या देखा होगा कि अंधविश्वास, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं उनमें थोड़ा अंधविश्वास ज्यादा होता है कि अरे ठीक है ये कर लेते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं, ये वैसे कर लेते हैं। तो अंधविश्वास आप एग्री करते हो यहाँ पे पहला, ठीक है। नेक्स्ट भाई उसने शिक्षा ग्रहण नहीं करी, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं क्या है, अज्ञानता, यानी कि उसमें ज्ञान की कमी। अज्ञानता क्या होता है कि भाई उसमें कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी, यानी कि एक जो चीज जो पढ़ा लिखा इंसान है जिस तरीके से वो सोच रहा है चीजों को, एक वो इंसान नहीं सोच पाता। कभी कभी तो पढ़े लिखे भी ऐसी उल्टी हरकतें कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें अज्ञानता क्या है, यानी कि उसके अंदर ज्ञान की कमी, उसको किसी चीज की नॉलेज ही नहीं है, ठीक। उसका सोचने का तरीका अलग बन जाता है, वो चीजों को क्या करता है, बहुत डिफरेंट तरीके से क्या कर रहा है, सोच रहा है। आप सोच रहे हो कि भाई हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसकी नजर में वो सही होते भी गलत है कि नहीं भाई। जैसे होता था ना पुराने जमानों में कि नहीं भाई सर पे पल्ला रखकर ही बाहर निकलना है ना, चाहे वो इज्जत करे ना करे औरत, लेकिन नहीं सर पे पल्ला रखकर ही बाहर निकलना है, ठीक। तो यानी कि यहाँ पे क्या, यानी कि उनका सोचने का तरीका भी बहुत ज्यादा अलग हो जाता है। वो चीजों को बहुत डिफरेंट तरीके से समझते हैं, उनको लगता है वो चीजें बोल रहे हैं। यानी कि आप अगर खुद से सोचो, 2 मिनट के लिए सोचो, एक अपने पढ़े लिखे इंसान को अपने दिमाग में सोचो, एक ऐसे जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको सोचो, कि आपको खुद समझ आ जाएगा कि आखिर क्या डिफरेंस होता है दोनों में, है ना। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। इसको फटाफट जितने आपको पॉइंट दिख रहे हैं इनको तेजी के साथ नोट डाउन करो जल्दी से। हुआ, ठीक। तो हमने क्या देखा, अशिक्षा जिसकी वजह से अंधविश्वास बढ़ रहा है, अज्ञानता बढ़ रही है, प्लस आपका क्या बढ़ रहा है, सोचना, उनका समझना वो पूरे तरीके से बिल्कुल अलग हो जाता है ना। क्या बोलते हैं, अरे भाई बच्चे तो जो है भगवान की देन है, सही बोल रहा है बेटा बिल्कुल, है ना। तो उनके मन में तो ये थिंकिंग होती है, वो अपनी सोच को बदलना ही नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो समय के साथ साथ बदलना चाहते हैं, लेकिन अगर हम देखें बहुत सारे लोग ऐसे जो अपनी सोच को ही नहीं बदलना चाहते, उनको लग रहा है कि अगर हमने बदल लिया भाई क्या हो जाएगा, उनका घमंड ना टूट जाए, ये वो बहुत चीजें होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं
रूढ़िवादित, ठीक, रूढ़िवादित यानी कि भाई ये क्या होते हैं, इनमें जैसे आपने देखा पुराने जमाने के बहुत, उनमें बहुत ही ज्यादा निम्न प्रकार की मानसिकता रखे होते हैं वो लोग। क्या होती है? हाँ जी, निम्न प्रकार की, यानी कि बहुत ही नीची सोच होती है उन लोगों की, निम्न प्रकार की मानसिकता। ओके, हाँ बातें कर लो नलायको। ये जितने भी बातें करते हैं ना एक दो नलायक, बेटा तुम्हें पढ़ना नहीं है क्या? बोर्ड में नंबर है, सोच के बैठो कि ठीक है 60% आ जाए काफी है, तुम्हारा पास ही होना है। हाँ, तुम्हें से तो आधे ऐसे होंगे कि ठीक है 12th हो जाए बस, पास हो जाए, शादी कर लेंगे फिर, है ना? तुम्हें से भी नलायक आधे ऐसे ही बैठे होंगे, ये सोच के बैठे हो पढ़ना नहीं है, या किसी ने अच्छी सोचा भी है कि डॉक्टर बनना है कल को, या फिर मुझे इस पोस्ट पर जाना है। भैया कमेंट आ रहे हैं, जिस टाइम मैं पढ़ा रही हूँ यार, एक कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पढ़ा रही हूँ तो मेरे 2 आंख पीछे लगी हुई है कि मैं तुम्हारा देख पाऊँ कमेंट। जिस टाइम मैं समझा रही हूँ भाई एक ही दिमाग है, आप सुनो ध्यान से, अगर मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ चीजों को, अपने लिए नहीं कर रही हूँ भैया, तुम्हारे लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ चीजों को यहाँ पे, ठीक है? अगर मैं समझा रही हूँ यहाँ पे तो मैं तुम्हारे कमेंट देखती रहूं क्या? मैंने क्या बोल रखा है तुम्हें कि जिस टाइम मैं पढ़ा रही हूँ उस टाइम सिर्फ पढ़ो, जब लास्ट में पूछती हूँ क्या डाउट बचा उस टाइम अपने डाउट्स लाओ। जिस टाइम पढ़ा रही हूँ उस टाइम सिर्फ पढ़ना है। अगर कोई डाउट है तो जब क्लास एंड होती है उससे पहले मैं आपसे पूछती हूँ क्या क्या डाउट्स है, तब आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो क्या डाउट्स हैं, एंड 10 आप कमेंट करो। ये नहीं कि पूरी क्लास में लगे रहो बकवास करने। नेहा चौरसिया, हंसने वाली जोक तो मैंने कुछ मारा नहीं, बिना मतलब कि ही करके दिखा रहे हो, ठीक है? तो रूढ़िवादित यानी कि बहुत ही निम्न मानसिकता रखते हैं। अब जिसको पढ़ना है पढ़ो, जिसको जाना है जाओ, ठीक है? जो पढ़ रहा है मैं उसको पढ़ा रही हूँ। चलिए, तो क्या हो जाता है? अच्छा सोचो कि एक इंसान जो है अगर उसकी सोच बहुत ज्यादा कम है, यानी कि रूढ़िवादित जो पुरानी परंपराओं को जैसे मानते थे, चलता था ना एक सबसे, जैसे एक सीरियल आता था बालिका वधू, उसमें जैसे थे उसकी दादी सा थी, है ना, वो लोग थे, वो कैसे बहुत ही पुरानी चीजों को सोचते थे, हर चीज पुरानी, यानी कि वो कैसे थे, निम्न मानसिकता वाले थे, है ना? यानी कि बाल विवाह हो गया, बाल विवाह करा देते थे बच्चों का, उनको ये नहीं पता कि इससे क्या नुकसान होंगे, उस बच्चे को कुछ पता है नहीं, आपने उसकी शादी करवा दी है, तो क्या है भाई, यहाँ पे बाल विवाह हो गया, प्लस आपका क्या हो गया यहाँ पे, विधवा जो होती हैं उनको उत्पीड़ित करना। क्लियर? साथ ही साथ अगर एक लड़की हुई है घर में, एक लड़का हुआ है, तो ये पुराने जितने भी ऐसे बहुत ही नीची सोच वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि नर जो शिशु होता है, कि जो बेटा होता है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अरे लड़का हुआ है ना, लड़की है ये तो चली जाएगी अगले घर, इस लड़के को पालते हैं, उनमें ये सब ज्यादा थिंकिंग होती है ना? तो क्या करते हैं कि भाई नर शिशु को ज्यादा क्या देते हैं, उस नर शिशु को ज्यादा बल्कि महत्व देते हैं, किसके मुकाबले, एक वो जो मादा शिशु होती है उसके मुकाबले। साथ ही साथ मादा भ्रूण हत्या जो कि एक पाप है। क्लियर? तो उनके मन में क्या होता है भाई, यहाँ पे बहुत ज्यादा, यानी कि उनकी सोच इतनी अलग होती है, इतनी गंदी सोच होती है कि वो क्या कर देते हैं यहाँ पे, हाँ जी, कि भाई बच्चों की शादी करवा रहे हैं, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, प्लस साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, मादा भ्रूण हत्या। तो ये क्या करते हैं, यानी कि रूढ़िवादित लोग। तो क्या क्या समस्या है भाई, ये समस्या कि उसका शिक्षित ना होना, जिसकी वजह से वो अंधविश्वास पे क्या कर रहा है भाई, बहुत ज्यादा यकीन करता जा रहा है, ज्ञान की उसके अंदर कमी, में सोचने की इतनी क्षमता ही नहीं है ना, वो चीजों को समझ रहा है, प्लस बाल विवाह आपका, प्लस नर शिशु को ज्यादा महत्व दे रहा है, मादा भ्रूण हत्या। यहाँ पे बाल विवाह की अगर बात करें तो बात आती है कि एक सही एज क्या होती है मैरिज की, ठीक है? पहले 18 और 21 वर्ष थी, अगर हम देखें तो सही मायने में एक जो मैच्योर इंसान है कि जो लगता है कि हाँ अब शादी करनी, इससे थोड़ी समझ है, तो कितनी, लड़की की 21 और लड़की की 24 साल एज रखी जाती है। इस पॉइंट को फटाफट से नोट डाउन करें, देन इसमें हम आगे बढ़ेंगे क्या कि जनन स्वास्थ्य के प्रति जो अरुचि है। हो गया? चलो, अब यानी कि जनन स्वास्थ्य के प्रति अरुचि, तो हमने देखा कि भाई जितने भी रूढ़िवादी होते हैं, जो पुरानी सोच वाले होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता कि भाई आखिर, यानी कि उनको कुछ पता थोड़ा ना होता, उनको तो बस ये है कि भाई ठीक है शादी हुई, बच्चा पैदा किया, खत्म, ये सब होता है। उनको कुछ नॉलेज नहीं होती है कि भाई अगर हम बात करें कि आखिर, यानी कि उनको कुछ ज्ञान नहीं होता कि जननांग, जनन रोग क्या होते हैं, एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी नाम की कोई चीज है, सह गर्भता, उनको यानी कि उसको कुछ पता ही नहीं होता है
है ना, और ना ही वो इन सब बातों पे करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो इन टॉपिक्स पे बात करेंगे, है ना, अगर वो इन टॉपिक से बात करेंगे तो उनका लगेगा अरे क्या बात कर रहे हैं, ये क्या हो गया, है ना, मतलब एक अजीब सा आपके सामने बिहेव कर लेंगे। आप खुद भी सोचो कि लाइक आपके घर में जो कभी मतलब ऐसे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके बुरा कह रही हूँ आपके उनको, ठीक है, तो आपके घर में जो बहुत पुराने मतलब जो बहुत बूढ़े से हैं, जो अच्छे 80-50 साल के होंगे, आप कभी उनसे ये चीज मतलब एक एक्सप्लेन कर रही हूँ, इस चीज को ऐसे मत लीजिए कि मैं आपकी फैमिली को बुरा कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो मैं आपको सिर्फ एक सिंपल एक पॉइंट बता रही हूँ कि आप सोचो कि अगर हम किसी भी एक ऐसे व्यक्ति जो अच्छा खासा 80-90 साल का है ना, तो अगर आप उनसे ये चीजें पूछने की कोशिश करोगे तो वो इन चीजों पर खुल के बातें नहीं करते हैं, है ना, तो वो बात ही नहीं करना चाहते, उनको कोई रुचि नहीं है, यानी कि जनन स्वास्थ्य के प्रति उनको कोई रुचि नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे है, यानी कि जो रूढ़िवादी है उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ओके, क्लियर है यहाँ पे, क्लियर। तो क्या बोला कि जितने भी रूढ़िवादी हैं उनको किस किस से, आप यहाँ पे अगर हम बात करें जनन अंग हो गए, क्लियर, आपके यहाँ पे जितने भी रोग हो जाते हैं, यानी कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, यानी कि जितने भी आपके जनन रोग हो जाते हैं, प्लस संतान उत्पत्ति, क्लियर, सगर्भता हो गया, यहीं पे आपका पॉइंट आ जाता है, मादा आर्तव चक्र, ठीक है, इनके बारे में वो खुल के बात ही नहीं करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई क्या बात कर रहा है, देखियो क्या बोल रहे हैं, ये सब चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, इस पॉइंट में लिखना है आपको नेक्स्ट पॉइंट कि जो रूढ़िवादी होते हैं वो जनन अंग हो गए, जनन रोग हो गए, आपके संतान उत्पत्ति, सगर्भता हो गया, साथ ही साथ आपका यहाँ पे मादा आर्तव चक्र, गर्भपात, इन सब पर क्या नहीं करते हैं, बात करना ही नहीं चाहते हैं। तो इस पॉइंट के बाद आप नेक्स्ट यहाँ पे लिख लेंगे कि आपका जनन स्वास्थ्य के प्रति अरुचि, और इस पॉइंट को लिखेंगे फटाफट से, जल्दी से लिख लो, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे आ जाता है, यहां पे ध्यान से देखना, हम अगर बात करें कि जो ये वृद्धि हुई है, आपको क्या लगता है कि क्या ये एकदम से हुई है या फिर धीरे धीरे हुई है, बताओ। आपने देखा होगा कि अब आप अभी हम नॉर्मली एक बात करते हैं, ठीक है, कि भाई पुराने जमाने में अगर हम देखें तो इतने ज्यादा लोग नहीं हुआ करते थे, है ना, बहुत ही मतलब ऐसा वातावरण था कि मतलब हाँ, अगर हम देखें इतने, जैसे अभी हम सड़कों पे निकलते हैं तो इतना ट्रैफिक है, इतनी पब्लिक है, क्या पहले ऐसा हुआ करती थी, बताओ, क्या ऐसे पहले हुआ करती थी, बताइए। नहीं थी ना, तो पहले तो नहीं थी, ये अचानक से हुआ है। अगर आप अपने घर में भी कभी बात करोगे ना बैठ के नॉर्मल, क्या होता है, कहते हैं कि पहले ऐसा नहीं था, ये अचानक से इतनी पब्लिक बढ़ी, ऐसे बोलते हैं, है ना। तो यहीं पे अगर हम बात करें तो आपका क्या देख रहे हैं, अगर हम देखें यहाँ पे समय को देखें, ठीक, और एक तरफ हम क्या देख रहे हैं, अपनी जनसंख्या वृद्धि को, तो समय और जनसंख्या वृद्धि को देखें तो ये पहले तो धीरे धीरे बढ़ी, अब एकदम से क्या हुई, ये ग्राफ ऊपर की तरफ गया, यानी कि अचानक से। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्या हो जाता है कि जनसंख्या वृद्धि का यानी कि ऐसा वक्र होता है, यानी कि इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे चरघनता की, ठीक है, यानी कि भाई ऐसा वक्र कौन सा कि भाई अभी तो एक सीधा यानी कि बहुत धीमी गति से था, लेकिन अब बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, ठीक है। क्या हुई है कि अभी तो धीरे धीरे चल रहे थे, अब अचानक से देखो यहाँ पे एकदम से ग्राफ ऊंचा गया है, यानी कि वृद्धि अचानक से हुई। तो जनसंख्या वृद्धि की अगर हम बात कर रहे हैं, ऐसा वक्र जो होता है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि जो है उसका जो ऐसा वक्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे वक्र को क्या कहा जाता है, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं चरघनता की, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़े, यहीं पे इसको नोट डाउन करना है, एक बार ग्राफ को ऐसी एज इट इज अपनी कॉपी पे इनको नोट डाउन कर लेना यार, ठीक है। चलो अब यहीं पर आ जाते हैं इसकी कार्यनीति कि भाई हम समस्या तो देख कर आ चुके हैं, हमने ये भी जान लिया कि आखिर जनसंख्या आपका जनन स्वास्थ्य क्या है, हमने ये जान लिया कि भाई आखिर जनन जो यानी कि इसकी संबंधित समस्याएं क्या क्या, हमने देखा भाई इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आखिर हो रही है। अब बात आती है कि यहाँ पे हम क्या कार्यनीति अपना सकते हैं इनसे बचने के लिए, ठीक है, यानी कि ये जो चीजें हुई हैं अब इनसे बचने के लिए क्या कार्यनीति क्या है कि भाई
ये जो हमने ये तो देख लिया यहाँ पे कि भाई ये सब जो हो रहा है इन सब की वजह से हो रहा है। अब बात आती है कि हम ऐसा क्या करें कि हमने खुद से क्या चेंजेस लाने की कोशिश करें कि भाई इन चीजों में बदलाव लाया जाए। तो वहीं पे आप यहाँ पे पढ़ते हैं क्या, आपका जनन स्वास्थ्य संबंधी कार्य नीतियां। और यहाँ पे याद रखिएगा कि भारत पहला देश है जिसने जनन स्वास्थ्य को क्या किया है, लक्ष्य बनाकर सबसे पहले कार्यक्रम या आप कह सकते हैं योजना को क्या किया है, प्रारंभ किया है। किसने, भारत ने सबसे पहले, ठीक है, किसको, जनन स्वास्थ्य को। ठीक बेटा, लास्ट में एक बार सारी स्लाइड दिखा दूंगी यार। बेटा क्या रिस्पांस नहीं दे रहे हैं? अभी मैंने क्या बोला आपसे, मैं बोल रही कि जिस टाइम यहाँ पढ़ा रही उस टाइम पढ़ लो यार, बाद में आपसे पूछ लूंगी परिवार नियोजन आएगा, भैया सुन ही नहीं रहे हो। ठीक, तो भारत क्या है, पहला देश है ऐसा जिसने किसको, जनन जो आपका स्वास्थ्य है इसको क्या बनाकर, इसको लक्ष्य बनाकर, ठीक है, कुछ कार्यक्रम या हम कह सकते हैं कुछ योजनाएं क्या की हैं, शुरू की हैं। ओके, इसका क्या किया है, प्रारंभ किया था। तो यहां पे अगर प्रारंभ किया था तो कब से किया था, क्या अभी किया है या पहले से हो रखा है? कुछ आइडिया किसी को, किसी को आइडिया बताओ, लिख लो भैया लिख लो। कुछ जो हेडिंग्स सामने डाली हैं वो मेन हेडिंग्स हैं, इन मेन हेडिंग्स को नहीं छोड़ना है ताकि आपको पता रहे कि भाई आखिर अगर हम समस्या को पढ़ रहे हैं तो क्या पॉइंट आपको लिखकर आना एग्जाम में अगर आ जाता है, प्लस अगर यहाँ पे हम बात करें कार्यनीति में तो आपको पता होना चाहिए कि क्या पॉइंट्स लिखकर आने। वेरी गुड नफेस, कब आपका, तो यहां पे अगर हम देखें सबसे पहले यानी कि हमने बोला भारत ने ही जनन स्वास्थ्य को लक्ष्य बनाकर कार्यक्रम यानी कि कुछ योजनाएं क्या की थी, इन्होंने शुरू की थी, है ना, जो सबसे पहले कब, 1951 में, 1991 में, ठीक है, 1991 में आपने सुना भी होगा क्या, एक योजना आई, यानी क्या था उस योजना का नाम, क्या या कार्यक्रम, परिवार नियोजन। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, परिवार नियोजन। अच्छा, परिवार नियोजन क्या है, हाँ जी, परिवार नियोजन क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं परिवार नियोजन क्या है, बताइए। प्रिंस अगर स्टार्टिंग से देखते तो चीजें समझ जाती, समझने के लिए ना दिमाग को भी एक्टिव रखना पड़ता है, ये नहीं कि आप देख तो सामने रहे हो दिमाग कहीं और चल रहा है तो समझ नहीं आती है चीजें, सर के ऊपर से जाती हैं, शायद आपके साथ वही हो रहा है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। देखो परिवार नियोजन क्या है बेटा, ये एक हम कह सकते हैं योजना चलाए, कार्यक्रम चलाया गया जहां पे लोगों को किसमें यानी कि लोगों को क्या बोला गया, उनको समझाया गया, किसके लिए, परिवार को सीमित रखने के लिए, ठीक है, यानी कि किसको, लोगों को समझाया गया कि परिवार को सीमित रखा जाए। ठीक है, क्लियर। अब धीरे धीरे भाई आप सोचो कि 1950 की बात करें, 51 की बात करें, धीरे धीरे कितना चेंजेस आया है, बहुत चेंजेस आए हैं, है ना। आप देखोगे तो कि पहले कैसा हुआ करता था, अब तो इतने ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं, बहुत ज्यादा बदलाव आ गए, तो यहाँ पर भी इनमें भी चेंज है। तो सबसे पहले 1991 में आई परिवार नियोजन और लोगों ने परिवार को यहाँ पे बताया गया कि लोगों को क्या बताया गया कि परिवार को सीमित रखा जाए, है ना। एंड नेक्स्ट यहाँ पर ही 1977 में, 1977 में, ठीक है, अब जब धीरे धीरे लोगों को जागरूक करने लगे तो फिर उनको और ज्यादा जागरूक किया और एक बड़े स्तर पर किया, ठीक है, यानी कि बड़े स्तर पर क्या किया, लागू किया। ठीक है, क्लियर है, किस पर, एक बड़े स्तर पर क्या किया, लागू किया। और अब वो परिवार, अब उसको थोड़ा मॉडिफाई हो चुका था, यानी कि अब वो किस नाम से, यानी कि अब क्या था यहाँ पे, परिवार कल्याण योजना। क्या था, परिवार, बेटा लास्ट में दिखा दूंगी इसका, पहले सुन लो, बीच बीच में भी स्लाइड दिखा दूंगी, टेंशन ना लो, ठीक है। तो 1977 में कब ये सबसे पहले कौन आया, 1951 में परिवार नियोजन, जहां पे बोला गया लोगों की परिवार को सीमित रखा जाए। फिर 1977 में इसको बड़े स्तर पर क्या किया गया, लागू किया गया, और फिर किसके रूप में, परिवार कल्याण योजना के रूप में,
ठीक है, यानी कि फैमिली वेलफेयर। और यहाँ पर बताया गया कि आखिर जो देखभाल होती है वो किस तरीके से की जाती है, यानी कि जब धीरे धीरे समझाना स्टार्ट किया, लोगों को समझाना स्टार्ट किया, फिर उनको और जागरूक करने की यहाँ पे कोशिश की गई। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पे बताया गया कि आखिर एक जो माँ है, एक शिशु है, उनको अपनी देखभाल कैसे करनी चाहिए। ठीक, इसको फटाफट से नोट डाउन करो, 1951 और 1977, क्योंकि यहीं पे एक बहुत बड़ा चेंजेस आया था, फिर जो अभी तक मान्य है वो हम लोग जानेंगे जल्दी से। ठीक है, 1951 में परिवार नियोजन आया एंड देन आपका 77 में परिवार कल्याण योजना आया। अब उसी के बाद 1977 में ही, अलग साल नहीं है कोई, 1977 में ही कौन आई थी, यानी कि यहाँ पे एक और योजना, परिवार कल्याण योजना, जहां पर देखभाल करना सिखाया है। जबकि 1977 में ही क्या हुआ, यहाँ पे एक और योजना आई, कौन सी थी, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, यानी कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य, लिख लो इसको, जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, 1977 में ही ये आई थी, फिर इसी को थोड़ा और मॉडिफाई किया और उसी साल में एक और यानी कि कार्यक्रम या योजना है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, जिसको हम कह देते हैं जनन एवं बाल स्वास्थ्य आपका कार्यक्रम, यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, क्लियर? इसी को हम क्या बोलते हैं, RCH कह देते हैं। ठीक है, यानी कि इसी में कुछ चेंजेस किए और उसी साल यानी इसी को रूपांतरण किया और क्या नया कार्यक्रम बना दिया, जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। अब बात है इसके अंदर आखिर क्या क्या उन्होंने कार्य सम्मिलित किए गए थे, क्योंकि भाई जब उन्होंने एक योजना निकाली है ना, जब उन्होंने क्या करा भाई, वहां पे एक योजना निकाली है, तो इस योजना के तहत उन्होंने क्या चेंजेस किए कि जो भाई पहले नहीं थे। बताओ, कुछ आइडिया है यहाँ पे कि भाई आखिर क्या चेंजेस किए इसमें, बताइए। चलो जानते, देखो यहां से आ जाते सबसे पहले नंबर वन आता है जनन स्वास्थ्य। ठीक, यहां पे उनको जागरूक किया गया लोगों को अब धीरे धीरे उनकी हेल्थ को लेकर। RCH क्या है बेटा, ये RCH यही तो है, RCH यही है। ठीक है, जनन यानी कि रिप्रोडक्टिव, ठीक है, आपका हेल्थ यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड आपका, अगर यहाँ पे बात करें बाल क्या होता है, यानी कि भाई बाल बच्चे यानी कि चिल्ड्रन, आपका चाइल्ड हो गया। क्लियर? RCH यही तो है, कोई नई चीज थोड़ी ना है। वापस बता दूं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, यही आपका RCH है, शॉर्ट में इसको RCH कहते हैं। ठीक है, बात आई अब क्या, हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई आखिर ये जो कार्यक्रम है इसके अंदर किन चीजों को ध्यान रखा गया, तो याद रखिएगा इसको लाने यानी इसके पीछे क्या रीजन था, इसके अंदर कैसे किस तरीके से लोगों को जागरूक किया गया था, है ना। अरे भैया बताऊंगे, रुक जाओ, सब्र करो, पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, लाइन से तो चलेंगे कि टॉपिक पढ़ गए, सब तसल्ली तो रखो, है ना। तो यहां पर हमने बोला जनन स्वास्थ्य, सबसे पहला कि बताया गया लोगों को कि भाई अब इस टॉपिक को पढ़ नहीं रहे, टॉपिक तो पढ़ चुके हैं और आप पढ़ के भी आ चुके हो कि कैसे एक स्वस्थ होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जनन स्वास्थ्य कि भाई लोगों को जागरूक किया गया कि भाई क्या तुम हेल्दी हो, है ना, तुम जनन की क्रिया तो कर रहे हो बट क्या आप हेल्दी हैं। ठीक, सेकंड, बालक एवं बालिका दोनों। क्लियर? और नंबर थर्ड यहाँ पर आ जाता है आपकी उनकी माता। ठीक, माता को जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, यानी कि इन दोनों को, चाहे वो लड़का लड़की हो या फिर उनकी माँ हो, यहाँ पे जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। किसके लिए? लोगों के लिए। अब धीरे धीरे जिस तरीके से जमाना बदले जा रहा था, क्या हो रहा था वहां पे जब जमाना बदले जा रहा था, तो आप सोचो कि पहले तो लोग कुछ भी बात नहीं, अब तो फिर भी थोड़ा बहुत हंस के एक दूसरे से नॉर्मली जनरली टॉक कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि भाई ये ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं, है ना। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, तो धीरे धीरे वहां पे भी चेंजेस हुए, यानी कि उनको जो वो योजना उन्होंने निकाली थी वहां पे लोगों को एक्सप्लेन करने के तरीके भी उनके अलग होते चले गए। ठीक, यानी कि कैसे कि भाई रेडियो चलती थी ना पहले, है ना, हमें भी याद है जब हमारे दादा दादी थे तो हम रेडियो उनकी चलाते थे, वो उसी को रखते थे। तो पहले रेडियो चलती थी, है ना, तो वहीं पर
उन्होंने वहां पे प्रचार करना स्टार्ट किया कि भाई अगर फॉर एग्जांपल कोई भी कुछ चीज यानी कि टीवी चला रहा है या फिर कोई रेडियो सुन रहा है ना, तो वो क्या कर रहे हैं वहां पे कि अगर वो उसको चला रहे हैं तो वो सुने बातें को कि आखिर कहना क्या चाहते हैं, है ना, कि तो वो सुन रहे हैं, अच्छा यानी कि सुनने के माध्यम से। और प्लस टीवी में या फिर अगर हम बात करें न्यूज़पेपर में एड्स आना स्टार्ट हुए कि भाई लोग अगर अखबार पढ़ रहे हैं तो उसको देखें कि हाँ भाई ये जो है हमें ध्यान देने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसको हम कहते थे मुद्रित जानकारी। क्लियर है? जैसे आपका सुनने का श्रव्य होगा, टीवी हो गया देखने के लिए, प्लस आपकी मुद्रित यानी कि अखबार में उन्होंने किया, इसका बहुत ही जोरों शोरों से क्या हुआ, प्रचार एवं प्रसार। ठीक, आपने देखा है ना साइकिल पे ऐसे रेडियो लेके वो स्पीकर लगा लेते हैं और गाते हुए चले जाते हैं, है ना, तो वही चीज यहाँ पे क्या हुआ, आना स्टार्ट हुआ। तो इसी कार्य के अंतर यानी कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत बेटा क्या किया गया था, इस कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर यानी कि सभी को यानी कि भाई आपका पूरे तरीके से जागरूक करना क्या किया गया, यहाँ पे शुरू किया गया, है ना। अब और क्या पॉइंट्स हैं, क्या सिर्फ यहीं तक पॉइंट्स बनते हैं, नहीं, यहाँ पे ये भी बताया गया कि जो माता होती है और जो शिशु होते हैं कैसे उसका पोषण करना चाहिए, टीकाकरण क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, संक्रामक रोग यानी कि भाई अगर आपने इस प्रॉपर तरीके से बच्चों का टीकाकरण नहीं कराया वो बीमार हो सकते हैं, और प्लस बीमार तो होंगे यानी कि रोग के भी अलग अलग प्रकार, संक्रामक रोग कैसे कि भाई रोग इस तरीके से फैलते भी हैं। तो यानी कि अगर मैं बात करूं बहुत अलग अलग चीज है, यानी कि एक तरीके से ये मान लो कि यहाँ पे जागरूक करे जा रहा था कि भाई लोग जाग जाओ, सुन लो, समझ जाओ, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर आके आपका जो पहले वाला जो पार्ट था, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, इसमें सबसे पहले यहाँ पर हाँ जी जनन स्वास्थ्य समस्या और कार्य नीतियां, ये हो चुका है हमारा कंप्लीट इसी के साथ। तो क्या जाना, आपने जनन स्वास्थ्य को समझ लिया कि समस्याओं को जाना कि समस्याएं क्या है, और कार्य नीतियां हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। ठीक है, अब बारी किसकी है, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण। तो सबसे पहले यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट की बात करते हैं। जनसंख्या विस्फोट की अगर हम बात करें तो मैं पूछूं क्या होता है जनसंख्या विस्फोट, आगे बोलेंगे जहां बम फट जाए, है ना ऐसी बोलोगे नहीं। तो जनसंख्या विस्फोट का मतलब ये नहीं है कि बम का फटना, नहीं, जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या होता है बताओ। हाँ जी, क्या होता है, मैंने पूछा है ये जो जनसंख्या विस्फोट है इस वर्ड का आखिर क्या मतलब होता है, बताइए फटाफट से जल्दी से बताइए। हाँ जी, कैंप्स वगैरह, यानी कि कह तो नहीं बेटा अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक करें। अब तो और भी यानी कि पहले देखो धीरे धीरे चेंजेस आए थे कि भाई उन्होंने एड्स लाना स्टार्ट किया कि चलो ठीक है रेडियो में वो कर देते ताकि लोग सुने, फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है टीवी में एड्स ला देते, फिर उन्होंने न्यूज़पेपर में छापना स्टार्ट करते हैं ताकि लोग देखें एंड समझने की कोशिश करें। वेरी गुड। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है कि जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा ही बढ़ रही है ना, ठीक है, क्लियर, यानी कि जन्म दर जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है और मतलब बहुत ज्यादा कम हो रहा है। क्लियर, क्लियर है, ठीक है यहां पे, ठीक। अब आगे बढ़े तो अब एक यहां पे वर्ड आ जाता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व होता क्या है, तो इसका ये होता है कि भाई जितने भी जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, यानी कि जितने भी आपके जो लोग बाग हो जाते हैं तो हम कह देते हैं कि भाई व्यक्तियों की संख्या, ठीक, बटे क्या आ जाता है आपका यहां पे, ठीक है, ये पॉइंट है। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है भाई, ये चीज बोली गई। अब जनसंख्या यानी कि कैसे, तो यहाँ पे याद रखिएगा यानी कि भाई अगर ये एक एरिया है, ये आपका 1 किलोमीटर है, इधर से ये 1 किलोमीटर है, इसमें जितने भी आपके यानी कि इसके इस क्षेत्र के अंदर जितने भी आपके जो लोग हैं वो जो लोग यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है, यानी कि क्या है भाई वो आपका क्या है जनसंख्या घनत्व, यानी कि जनसंख्या घनत्व क्या है कि व्यक्तियों की संख्या बटे आपका 1 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल। ठीक है, क्लियर है, इसको एज इट इज आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है जल्दी से जल्दी से। फिर हम इसके कारक भी देखने हैं, इस फॉर्मूले को फटाफट से ऐसे ही नोट डाउन कर लो, ठीक,
वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो जनसंख्या घनत्व यानी कि कैसे क्या संख्या बढ़ी है, अब इमेजिन करो, क्या पहले इतनी थी? नहीं भाई, इतनी नहीं थी। अगर हम बात करते आ रहे हैं 1980 से लेकर 70 करोड़ हुई, फिर आपकी 2001 में 100 करोड़, यानी कि धीरे धीरे क्या हुई, जनसंख्या बढ़ ही तो रही है ना। तो जनसंख्या क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। और प्लस याद रखना कि जनसंख्या जो आपका, जब आप इसके बारे में इसका अध्ययन कर देते हैं तो वो क्या कहलाया जाता है? डेमोग्राफी कहलाया जाता है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आप लिखेंगे, जो कि अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप अपना स्कूल अपने जैसे बोर्ड की तैयारी करो या फिर अगर कोई इसके 12th के बाद आप नॉर्मली कोई गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, क्या बारी आई कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? किसी को पता है कब मनाया जाता है? हाँ जी बताइए, पता है किसी को विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? भैया स्पैम ना करो। वेरी गुड महविश, कब? 11 जुलाई को। ठीक है, तो हर साल कब भाई हम 11 जुलाई को क्या करते हैं? आपका विश्व जनसंख्या दिवस को मनाते हैं। क्लियर? चलो, अब मैंने बोला था अब हम क्या पढ़ेंगे? कारक पढ़ेंगे। किसके? कि भाई आखिर जनसंख्या विस्फोट जो है इसके आखिर क्या कारक हो जाते हैं। ठीक, आए? चलो, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे भाई उत्तम स्वास्थ्य सुविधा, है ना, यानी दुष्परिणाम जानते हैं कि भाई अगर इसका विस्फोट का कारक हम देखें यहाँ पे कि भाई सबसे पहली चीज तो बिल्कुल सबसे पहला पॉइंट बहुत सही बोला नफीस यहाँ पे आपने कि शिक्षा में कमी, यानी कि अगर हम इसके दुष्परिणामों को जाने तो क्या हो जाता है भाई यहाँ पे कि शिक्षा में कमी। आप सोचो कि एक जनसंख्या बढ़े जा रही है तो क्या जितने लोग होंगे उनकी जरूरतें नहीं बढ़ेंगी? क्या उनके रहने के लिए कारक का मतलब होता है बेटा यहाँ पे आप कह सकते हो कि क्या उसके कारण क्या रहा है ना। प्लस साथ ही साथ फिर इसके दुष्परिणाम आते हैं कि भाई आखिर परिणाम क्या है, यानी कि अगर जनसंख्या बढ़ी जा रही है, आप सोचो कि एक चीज बढ़े जा रही है, जनसंख्या बढ़ी जा रही है तो क्या, हाँ जी बेटा ऐप पर चल रही है क्लास महिमा, तो क्या यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को? आप सोचो कि अभी तो आप एक फॉर एग्जाम्पल एक घर है, ठीक है, उसमें उस घर में 2 कमरे हैं, आप 2 लोग रहे, आप एक एक करके रह सकते हो, चलो 4 है, एक में 2 रह गए, फिर आप बढ़ते जा रहे तो दिक्कत होगी ना आपको। सिंपल सी बात है, आपकी जरूरतें बढ़ जाएंगी कि भाई सामान खाना भी बहुत सारा बन रहा है, ये वो 10 चीजें हो जाती है। वैसे ही दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं कि अब जनसंख्या बढ़ रही है ना, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी जरूरतें भी तो बढ़ेंगी। तो यहाँ पे बहुत सही बोला, किसने बोला बेटा? सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे नफीस ने बोला है क्या आपका कि भाई शिक्षा में जो है कमी, यानी कि भाई बहुत सही पॉइंट क्या हो जाता है कि शिक्षा में कमी। ठीक, और प्लस शिक्षा में कमी क्या कि देखो वो इंसान अगर पहले भी पढ़ा नहीं हुआ है, यहाँ पे 2 रीजन बन सकते हैं, एक तो कारक बन रहा है, यहाँ पे दुष्परिणाम भी बन रहा है। ठीक, अब एक यहाँ पे हमने बोला कारक कैसे बन रहा है कि भाई शिक्षा में कमी आती जा रही है, यानी कि भाई उसके पास क्या नहीं है, उसके पास शिक्षा नहीं थी, उसको कुछ नॉलेज ही नहीं थी। ठीक है, अब वहां पे क्या बात करेंगे भाई, जब उसका बेबी हुआ अब वहां पे भी शिक्षा कम है, वो भी नहीं पढ़ पा रहा है, और लोग बढ़ते जा रहे हैं। अभी एक परिवार है, उसको उसमें इतनी ताकत थी वो एक बच्चे को अच्छे तरीके से पाल सकता है, लेकिन बच्चे 4 हैं, तो क्या वहां पे दिक्कत होगी? नहीं होगी, बिल्कुल होगी। साथ ही साथ क्या हो जाएंगे भाई, अपराध वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक, निर्धनता आ जाएगी भाई, निर्धनता मतलब धन की कमी। क्लियर? और पॉइंट क्या क्या आ सकते हैं कि भाई आर्थिक विकास नहीं होगा वहां पे, साथ ही साथ आपका जो मूल्य वृद्धि, आप सोचो पब्लिक बढ़ रही है ना, पब्लिक बढ़ रही है, अभी जो चीज 5 रुपए की मिलती है वो 20 रुपए की मिलना स्टार्ट हो जाएगी, उनको तो फायदा हो रहा है ना। निर्धन तो कहीं तो भाई धन की कमी हो रही है, किसी के पास इतना पैसा आया जा रहा है, तो ये सब क्या बन जाते हैं आपके दुष्परिणाम बन जाते हैं। अब यहां पर आ जाता है जनसंख्या नियंत्रण। ठीक, तो अभी हमने जितने भी पॉइंट्स देखे हैं, ठीक है, मैं पहले बोल रही हूँ आज की क्लास देखोगे तो तुम्हारा पूरा हो जाएगा। जितने भी ये पॉइंट्स हम लोगों ने देखे हैं इनको आपको एज इट इज क्या कर लेना है, आपको नोट डाउन कर लेना है, जनसंख्या विस्फोट डाल के आपको इनको ऐसे के ऐसे ही लिख लेना है। अब जनसंख्या नियंत्रण हम कर कैसे सकते हैं बेटा, बताओ, जनसंख्या नियंत्रण को हम कैसे कर सकते हैं
बताइए कि भाई सबसे अच्छा तरीका तो क्या है? सबसे अच्छा तरीका तो बेटा यही बन जाता है। क्या बनता है आपका? कि शिक्षा का विस्तार किया जाए। जितने ज्यादा लोग एजुकेटेड होंगे उनको ज्यादा से ज्यादा चीज की नॉलेज होगी। शिक्षा का विस्तार यानी कि विस्तार का मतलब क्या होता है? फैलाव, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ाया जाए, एजुकेट उनको किया जाए, ठीक है, कि वो पढ़े। ठीक, नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं भाई? जब एक इंसान पढ़ेगा तो उसको नॉलेज होगी हर चीज से करने की, ठीक है, वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ करेगा। तो बच्चों की जो जनसंख्या है, अब ये नहीं कि बच्चों को मार दो, ठीक है, तो बच्चों की संख्या का नियंत्रण, ठीक, इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट क्या आप कर सकते हो कि भाई बाल विवाह मत करो। जब एक प्रॉपर एज हो उसकी, जब वो अच्छा खासा पढ़ लिख जाए इंसान, ठीक है, तब उसकी शादी करो, ताकि उसको नॉलेज हो किसी चीज को संभालने की, किसी चीज को कैसे करने की। तो भाई यहाँ पे अगर हम बात करें कि कोई जैसे अगर कोई विवाह करना चाहता है, ये नहीं कि आप उसका बाल विवाह कर दो कि भाई हुआ नहीं है वो 15-16 साल का और उसकी शादी कर दी, नहीं, उसकी आयु तय कर दो विवाह की कि भाई हाँ भाई एटलीस्ट इतनी मिनिमम एज होनी चाहिए तभी आप शादी कर सकते हो। अगर आप इससे पहले शादी करोगे तो आप पे केस हो जाएगा, है ना। आपने देखा होगी कहीं कहीं पे पुलिस जाके रोक देती कि क्या कर रहे हैं ये, क्योंकि वो सख्त खिलाफ है नियमों कानूनों के, ओके है। तो क्या हो जाता है कि भाई जो विवाह हो रहा है यानी कि विवाह योग्य, इसकी हमें क्या कर देनी चाहिए? आयु को तय कर देना चाहिए, ओके है, क्लियर। आगे आ जाओ। नेक्स्ट हमारा जो कृषि है, खेती है ना, ऐसा लग रहा है लोग भूल ही गए। तो कृषि जो है, उत्पादन जो है, इसमें हमें क्या कर देनी चाहिए? वृद्धि हमें इसमें कर देनी चाहिए। प्लस साथ ही साथ क्या करना चाहिए कि जो परिवार कल्याण जो आपकी योजना है उसकी जानकारी हमें क्या करनी चाहिए? लोगों को देनी चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि आप शर्मा रहे हो, आप पढ़े लिखे इंसान हो, आपको खुल के चीजों पे बात करनी चाहिए कि ये चीज गलत हो रही है। आप में इतना दम होना चाहिए कि आप बोल पाओ कि ये चीज गलत हो रही है तो वो गलत है, ठीक है। अगर कोई चीज सही है तो ओके है, बट अगर कहीं पे कुछ भी चीज गलत हो रही है तो आप में इतना होना चाहिए कि आप चीजों को बोल पाओ। ये नहीं कि बस आप दब के रह जाओ वहां पे कि नहीं ठीक है हम नहीं बोल रहे हैं, क्या हो जाएगा यार, तुम तो पढ़े लिखे होकर फिर ये गड़बड़ी कर रहे हो, ये गलतियां कर रहे हो, तो फिर तो आप एक जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको तो फिर आप क्या ही समझाओगे जाकर, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाता है कि परिवार कल्याण योजना, ठीक है, इसकी जानकारी क्या करना? सबको देना, ठीक है। फटाफट से बेटा तेजी के साथ इन पॉइंट्स को नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे जल्दी से। ठीक है, चलो यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट बस ये बच जाता है कि जितने भी रोजगार के साधन है उनको बढ़ावा देना। अब हमने यहाँ पे क्या देखा? अब हमने यहाँ पे जो हमारी हेडिंग थी जनसंख्या विस्फोट और आपका आ जाता है जन्म नियंत्रण। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है जन्म नियंत्रण को, हमने ये भी खत्म कर दिया जनसंख्या विस्फोट। तो अब क्या आ जाता है? आपका जन्म नियंत्रण आ जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है? जन्म नियंत्रण, ठीक है। बढ़े आगे इसमें, चलो अब यहां पर आ जाता है कि आखिर जो ये जन्म नियंत्रण है यानी कि बर्थ कंट्रोल, यानी कैसे जन्म को नियंत्रण किया जाए, बताइए। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं भाई इसमें यानी कि कैसे इसको कंट्रोल कर किया जा सकता है जन्म नियंत्रण को, क्या यहाँ पे कुछ विधियां होती हैं? हाँ जी बताइए, क्या यहाँ पे कुछ विधियां होती हैं? तो याद रखना कि जन्म जो नियंत्रण है इसके आपके 3 साधन हो जाते हैं, ठीक, कितने? 3 साधन हम कह सकते हैं। तो नंबर 1 की यहाँ पे आपकी एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई विधियां हैं, है ना। भैया क्लास 10th का बैच नहीं चल रहा है, जब वो बैच चलेगा तो आपको भी आनुवंशिकता में जैविक पढ़ा दूंगी बेटा वहां पे, क्यों फालतू की क्लास 12th में आके डिस्टर्ब करो। ये आदत बंद कर दो यार, जिस क्लास के स्टूडेंट हो एटलीस्ट उसमें जाके वो पॉइंट्स बोलो कि मैम ये वाला चैप्टर पढ़ा दो। अभी आप इस क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो बेटा, है ना शिवम, तो प्लीज बाबा क्लास को डिस्टर्ब ना करें। चलिए, तो यहीं पर अस्थायी यानी मैंने बोला बेटा क्या है यहाँ पे आपके 3 साधन हो जाते हैं। कौन कौन से भाई? एक आपका हो जाता है अस्थायी,
ध्यान से सुन लीजिए, जन्म नियंत्रण को पढ़ रहे हैं, यहां से इंपॉर्टेंट आपका स्टार्ट हो जाता है। ओके, क्या क्या हो जाते हैं? एक अस्थाई, नेक्स्ट स्थाई, ठीक है। एंड नंबर थर्ड आ जाता है आपका क्या, कि भाई सगर्भता का चिकित्सीय गर्भपात, ठीक है, यानी कि गर्भपात एक दूसरा नाम हो जाता है। ठीक, चिकित्सा का मतलब हो जाता है कि लाइक जैसे जहां पे डॉक्टर आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक। या गर्भपात यानी कि अबॉर्शन, ठीक है। तो तीन यहाँ पे साधन हो सकते हैं बर्थ को कंट्रोल करने के, अस्थाई, स्थाई और आपका सगर्भता चिकित्सा। इसको हम गर्भपात भी कह देते हैं, जहां पे आपका अबॉर्शन वगैरह आ जाता है। क्लियर है? ठीक है, ठीक। अब यहीं पे एक पॉइंट लिख लो, अस्थाई जो होते हैं इसके भी अलग अलग हैं। कौन कौन से हो जाते हैं भाई? यहाँ पे अगर हम बात करें अस्थाई, यानी कि ये परमानेंट नहीं होते हैं, ये कुछ समय के लिए होते हैं, कि भाई कुछ समय के लिए आप क्या कर सकते हैं, उन चीजों को रोक सकते हैं। तो इनमें से क्या हो जाते हैं आपके, कुछ प्राकृतिक हो जाते हैं, कुछ इसके रासायनिक हो जाते हैं, कुछ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके रोधक हो जाते हैं, है ना। क्या हो जाते हैं अस्थाई की अगर हम बात करें, लिख लीजिए इनको, कि भाई कुछ प्राकृतिक हो गए, रासायनिक हो गए, है ना। फिर आपका कुछ क्या हो जाता है भाई, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे आपका रोधक हो गया, आईयूडी हो गया, प्लस एंड बिल्कुल यहाँ पे लास्ट आपका हार्मोन, ठीक। स्थाई में क्या आ जाता है कि परमानेंट है भाई, यानी कि वेसेक्टोमी और जो ट्यूबेक्टोमी होते हैं वो इसी के अंदर आपके आ जाते हैं। फटाफट से तेजी के साथ ये चार्ट अपनी कॉपी बना लो यार, जल्दी से। ठीक है, हो गया। चलो अब हाँ जी, यहां पर इधर आ जाओ, थोड़ा इधर ही बना लेते हैं चार्ट, अगर बन जाता। लाइंस नहीं खींचते, चलो एक काम करो वैसे ही बनाओ। सबसे पहले हमने देखा कि भाई यहाँ पे क्या था, कि भाई प्राकृतिक यानी कि अस्थाई को अगर हम देखें, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे ऊपर क्या, अस्थाई, ठीक है, यानी कि जो परमानेंट नहीं है। यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले प्राकृतिक, है ना। इसके बाद हमने इसमें रोधक, आपके रासायनिक और कुछ हमने आईयूडी ये और हार्मोन ये सब इसमें देखा। तो इन्हीं को हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्राकृतिक में क्या हो जाता है यहाँ पे भाई, आपका आवधिक आत्म संयम आ जाता है। लिखना है इनको, इनके नाम लिख दूं या सिर्फ बोल दूं? हाँ जी, इनके नाम सिर्फ बोल दूं या समझा दूं या फिर लिखते भी चलना है ये? बता दो, लिखते हुए चलूं, एक्सप्लेन करके लिख के भी चलूं या फिर सिर्फ बोल ही दूं? लिख लोगे? बता दो। लिखते हुए एक्सप्लेन करें, चलो कुछ चीजें लिख लेते हैं, कुछ बोल देते हैं, ठीक है। तो कुछ वर्ड आ जाते हैं जहां पे आप खुद भी अटक जाओगे। प्राकृतिक हो गया आपका आवधिक, इन वर्ड्स को लिख लो, अभी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जितनी भी आप चीजें यहाँ पे देख रहे हो, हम एक एक करके इनको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे चीजों को, ठीक है। इसी के अंदर आपका क्या जाता है, कुछ इसके जो वर्ड्स हैं, जो लग रहा है कि भाई आप गलत ना लिख लो तो मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ खुद से, वरना कुछ वर्ड बोल भी दूंगी तो उनको नोट डाउन रखना, कभी बाद में आप यही भूल जाओ कि आखिर लिखना क्या था, ठीक है। क्लियर? ठीक है, अब इधर आ जाइए नेक्स्ट।
ये इसी में लिख रहे हैं आप, याद रखना कि जो हमने ये चार्ट पढ़ा था ना कि भाई अस्थायी, स्थायी और आपका सगर्भता का चिकित्सा आपका यहाँ पे, यानी कि सबसे पहले हम अस्थायी को पढ़े, हम देखें यहाँ पे प्राकृतिक रासायनिक अलग अलग तरीके से है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे किसको देखना स्टार्ट किया कि भाई अस्थायी के इसके प्राकृतिक वाले को देख लेते हैं, एंड इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं कि भाई ये सब चीजें आ जाती है। ठीक है, रोधक की अगर हम बात करते हैं, रोधक में क्या क्या आ जाता है, ये चार्ट आपके पास रहेगा, आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी, है ना। इसी के अंदर आपका आ जाता है निरोध, क्लियर। इसी में आपका सर्विकल जो कप हो जाता है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर और क्या आ जाते हैं आपका, वोल्ट हो गया, आपका डायफ्राम, डायफ्राम ये रेस्पिरेशन में जो होता है वो वाला नहीं है, दूसरा है। ठीक, ये रेस्पिरेशन वाला नहीं है, पहले बोल दो कभी सोचो कि रेस्पिरेशन वाला है, वो नहीं है। ठीक है, रासायनिक में आपका यहां पर, हाँ जी, रासायनिक में यहां पर आ जाता है आपका लैक्टिक एसिड, ठीक है, क्लियर। प्लस आपका यहां पर जिंक सल्फेट, क्लियर है। ठीक, इसके आगे स्पेस तो नहीं है, ट्राई कर लेते हैं लिखने का। आईयूडी जो है, आईयूडी जो होता है इसका पूरा नाम होता है इंट्रा यूटेराइन आपका डिवाइस। ठीक है, लिख लो इसको, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, क्लियर है। और हिंदी में इसको बोल देते हैं अंतः गर्भाशय युक्ति। ठीक, इसको याद रखना, अंतः गर्भाशय युक्ति हम इसको कह देते हैं। और इसमें आपका आ जाता है कॉपर, आईयूडी एंड हार्मोन। ठीक है, तेजी के साथ इसको देखो फटाफट से, जल्दी से। जल्दी से, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो, हमने अस्थायी में प्राकृतिक को देखा, रासायनिक को, रोधक, आयोडीन का भी कौन बचा हुआ है हमारा, हार्मोन। तो इसी के आगे या फिर यहाँ पे लिख लेना, इसी के आगे एक और चार्ट बना के कि हार्मोन वाला बचा हुआ है आपका, है ना। हार्मोन में यहाँ पर कौन से आ जाते हैं आपके, जितनी भी गर्भ निरोधक जो गोली हो गई, अंतरोपण हो गया, ये सब। ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियां, ठीक, प्लस अंतरोपण, ये सब इसी में आ जाते हैं। तो ये हैं सारे किसके, हमारे जो अस्थाई, ठीक है, जो हमारे साधन है उसका। हाँ सुन लो भैया, सुन लो, बताऊंगी अभी, तसल्ली सब्र तो कर लो पहले, है ना, एक साथ सारी चीज जाननी है। देख लिया ये वाला, और आईयूडी के आगे आप लिख लेंगे क्या यहाँ पर, इसी के आगे आप इसको हार्मोन को भी डाल लेंगे। याद रखना कि आईयूडी में आपका यूटेराइन जो डिवाइस है, यहाँ पे कॉपर आईयूडी, इधर हार्मोन, और इसी के आगे आप इस वाले हार्मोन को लिखेंगे। ठीक है, हाँ ये बता दो कौन सी सबसे अच्छी गोली है, पढ़ना मत पहले क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अस्थायी उपाय का हमने चार्ट बना दिया, अब इनको एक एक करके जान लेते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या देखा था, हमने यहाँ पे देखा कि ये लिखा हुआ है आवधिक आत्म संयम। ये क्या होता है कि भाई जो, यानी कि जो नर और जो मादा होते हैं उनको सहवास करने से रोकता है। क्लियर। आंतरिक मैथुन क्या हो जाता है कि भाई जो नर होता है उसको जो वीर्य होता है उसको यानी कि भाई जो स्खलन होता है, ठीक है, मादा योनि में करने से वहां से आपका स्तनपान आर्तव क्या हो जाता है कि भाई आर्तव चक्र में अगर हम देखें, आपने देखा होगा कि भाई यहाँ पे कि जैसे कि 28 दिन की साइकिल होती है, ठीक है, तो यहाँ पे कि अगर आप देखते हो कि जिस समय यानी कि जो लेडी प्रेग्नेंट होती है उस दौरान क्या नहीं होता, आतुर चक्र बंद हो जाता है एक तरीके से, है ना। तो यहाँ पे ये मान लो कि स्तनपान आर्तव वही एक तरीके से आपका पॉइंट है। ठीक है, रोधक में क्या होता है, यहाँ पे जितने भी आप पॉइंट्स को देख रहे हैं रोधक में, ये क्या करते हैं कि भाई एक शुक्राणु और अंडाणु को आपस में मिलने से रोक देते हैं। किसमें, जो ये रोधक होते हैं, ये रोधक क्या कर रहे हैं कि भाई आप सोचो कि एक बेबी कब होता है कि जब नर और मादा आपस में मिलेंगे, निषेचन होगा, निषेचन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद फिर कब जाकर उसमें विभाजन होगा और
अगर हम बात करें वहां पे विभाजन होने के साथ में फिर भ्रूण बनेगा, तब जाके कहीं बेबी बनता है। तो आप सोचो कि जो स्टार्टिंग यानी कि जो गैमेट्स है वही नहीं मिल रहे हैं तो बेबी कैसे होगा, है ना। तो रोधक क्या करते हैं कि जो शुक्राणु और जो अंडाणु है, ठीक है, इन दोनों को क्या कर रहे हैं भाई, आपस में मिलने से रोक रहे हैं, यानी कि पास जाने से रोक रहे हैं। ठीक है, ये जो निरोध होता है याद रखना, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो निरोध होता है इसमें आपका लेटेक्स का आवरण होता है, यानी कि बाहर से जिस चीज से वो ढका हुआ होता है। ठीक है, और मादा में हम इसको क्या कह देते हैं, फेमिडोम कह देते हैं। और प्लस यही आपके जो रोधक होते हैं एसटीडी यानी कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, ठीक है, उनको भी क्या करते हैं, रोकते हैं, याद रखना। क्लियर। तो पहला पॉइंट क्या बोला, रोधक क्या काम कर रहा है भाई, रोधक जो है यहाँ पे आपका जो शुक्राणु और जो अंडाणु उनको आपस में मिलने से क्या कर रहे हैं भाई, रोक रहे हैं। ठीक है, निरोध जो होते हैं वो यानी कि अगर हम बात करें वो नर के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो उसपे एक क्या होता है, हम यहाँ पे लेटेक्स का एक कवर आवरण होता है, आप कह सकते हो। ठीक, क्लियर है, क्लियर। मादा के लिए फेमिडोम हो जाता है, और एसटीडी जो होते हैं यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक, जो नर से मादा में या फिर मादा से नर में जा सकते हैं, तो ये जो होते हैं इनको भी क्या करता है, रोक देता है। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं आपका सर्वाइकल कप हो गया, वोल्ट हो गया, डायफ्राम, ये जो है ये तीनों के तीनों क्या कौन इस्तेमाल करती है, ये सिर्फ मादा इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, ये कौन करती है, ये सिर्फ फीमेल इस्तेमाल करती हैं। क्लियर है। ठीक, आगे आ जाए। यहाँ पे नेक्स्ट आपका है, यहाँ पे रासायनिक वाला दिया हुआ है जहां पे लैक्टिक एसिड, जिंक सल्फेट ये सब दिए हैं। तो ये रसायन क्या करते हैं, स्पर्म को मारते हैं। ठीक है, और स्पर्म को मारना क्या कहलाया जाता है, स्पर्मिसाइड कहलाया जाता है। अब सोचो अगर स्पर्म ही मर गए हैं तो एग को फर्टिलाइज कौन करेगा, कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यहाँ पे ये जो आपका लैक्टिक एसिड और ये जो जिंक सल्फेट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या कर रहे हैं, यानी कि भाई ये क्या यहाँ पे ये जो रसायन होते हैं एक तरीके से क्या कर रहे हैं भाई, ये रसायन यानी कि उन्होंने स्पर्म को मार रहे हैं। आईयूडी जो है, ठीक है, क्या है आईयूडी जो है, यानी कि ये जो होता है क्या होता है यहाँ पे, किसी को आइडिया बताओ। याद रखना कि ये वाली जो टेक्निक है आईयूडी, ठीक है, ये डॉक्टर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी कि इसमें ये कहाँ होती है, ये गर्भाशय के अंदर होती है, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल यानी कि भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली एक टेक्निक है। यहाँ पे अगर हम बात करें ये किसकी बनी होती है, स्टील की बनी होती है। अभी दो तरीके की होती है, ठीक है, और यहाँ पे दो तरीके की तो होती है, और क्या करती है, कॉपर श्रावित करने वाली, क्या, कॉपर श्रावित करने वाली। ठीक है, क्लियर। ये क्या करता है, ये जो है जो शुक्राणु होता है यानी कि जो स्पर्म है उस शुक्राणु की गति को क्या करता है, रुकता। सोचो कि अब स्पीड अगर जो जिस तेजी से उस स्पर्म को आके एग को फर्टिलाइज करना है, वही स्पर्म नहीं है वो उसको फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएगा, उसकी गति को उसने क्या कर दिया है भाई, पूरे तरीके से खत्म कर दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या वहां पर वो काम करेगा, नहीं करेगा। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके कॉपर टी। ठीक है, ये कहाँ रखा जाता है, जो फीमेल होती है उनके गर्भाशय में रखा जाता है। क्लियर। एंड कॉपर 7। ठीक, क्लियर है, क्लियर है। हार्मोन की अगर हम बात कर रहे हैं कौन कौन से हो जाते हैं भाई, हाँ जी भैया कमेंट अभी ये पहले पढ़ लो वरना हो नहीं पाएगा लेक्चर कंप्लीट। ठीक है, फिर बैठे रहना। हाँ जी, यहाँ पे क्या बोला है, मैंने बोला है बेटा ये कॉपर श्रावित यानी कि भाई यहाँ पे क्या हो जाता है आपका कि जो शुक्राणु होते हैं उनकी गति को खत्म कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 हो गया। हार्मोन्स की अगर हम बात करें कि भाई हार्मोन जो है वो कौन सा है, आपका प्रोजेस्टेरोन और आपका एस्ट्रोजन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, यानी कि जो यहाँ पर आपका जैसे LNG आपका 20 हो गया, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये सब क्या है आपके इसी के पार्ट आ जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यानी कि भाई गर्भ निरोधक जो हार्मोन आते हैं। ठीक, क्या गर्भ निरोधक हार्मोन,
याद रखना कि वो जो हार्मोन थे वो एक डिवाइस के रूप में यानी कि केमिकल्स निकल रहा था, जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर क्या है, प्रॉपर एक तरीके से यानी कि जो गर्भ निरोधक हार्मोन है, ठीक है, वो क्या है यानी कि एक आप कह सकते हो दवाई के रूप में, एक गोली के रूप में। क्लियर? तो यहाँ पे ये कैसे होते हैं, ये जो हो जाते हैं आपके लघु निरोधक, दो तरीके से होते हैं, एक लघु निरोधक, ठीक, लघु का मतलब ये नहीं कि भाई छोटा छोटा सा है, ठीक है, ये ऐसा नहीं होता है। तो लघु निरोधक गोली हो जाती है, एक हो जाती है दीर्घ निरोधक गोली। ठीक है, ठीक है, क्लियर। गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपसे लूं कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, गर्भ निरोधक गोली का जो एग्जाम्पल हो जाता है वो आपका यहाँ पर आ जाता है जैसे सहेली। ठीक है, ये जो है सबसे पहले जो CDRI है जो लखनऊ है वहां पे बनी थी, और ये जो है ये हर सप्ताह ली जाती है। ठीक, ये क्या ली जाती है, हर सप्ताह ली जाती है। क्लियर है? और यहाँ पे याद रखना कि ये जो है ये नहीं है छोटी गोली है बड़ी गोली नहीं, इसका मतलब हो जाता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही हार्मोन होगा एंड वो होगा आपका प्रोजेस्टेरोन। एंड अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, दीर्घ निरोधक की, तो यहाँ पे आपके दोनों मिलेंगे। ठीक है, कौन से, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, दोनों हार्मोन मिलेंगे। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो इसका जो एग्जाम्पल आ जाता है वो कौन सा आ जाता है कि जैसे आपका, ठीक है, माला D हो गया, क्लियर, और प्लस माला N हो गया। ये सब इसी के ही क्या है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इनके याद रखना एग्जाम के लिए। ठीक है, फटाफट से इनको तेजी से नोट डाउन करो। याद रखना सहेली को सबसे पहले जो ये CDRI है लखनऊ में बनी थी। ठीक है, क्लियर। और इसी के साथ तुम्हारे सारे के सारे कौन से वाले जितने भी आपके अस्थाई वाले, जैसे हमने देखा कि भाई जन्म नियंत्रण को कंट्रोल करने के लिए 3 चीजें हैं, क्या, आपका अस्थाई हो गया, स्थाई हो गया और आपका गर्भपात हो गया। तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे क्या है कि भाई जो अस्थाई है उसमें प्राकृतिक, रासायनिक, रोधक, आयुडी और हार्मोन है, ये सब हमने कहा चलो ठीक है इनको डिटेल में देखते हैं। तो डिटेल में हमने जब देखा तो भाई हम देखा प्राकृतिक तरीके से, इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं भाई यहाँ पे, यानी कि अस्थाई क्या है कि ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है जन्म को रोकने का, ये एक टेम्पररी है आप कह सकते हो। निरोध क्या होता है कि भाई यहाँ पे अंडाणु शुक्राणु को आपस में मिलने से रोका जाता है। रासायनिक क्या होता है कि भाई इनमें कुछ केमिकल्स, रसायन होते हैं जो क्या कर देते हैं भाई, शुक्राणु को मार देते हैं या खत्म सा कर देते हैं। आयुडी क्या, 2 तरीके से है, कॉपर आयुडी एंड हार्मोन हो जाता है आपका यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पर आपका जो हमने देखा है बिल्कुल लास्ट, गर्भ निरोधक हार्मोन, दो वो भी हार्मोन, लेकिन याद रखना कि वो एक डिवाइस में से एक रसायन है, लेकिन ये एक आपका गोली की तरह है। तो यहाँ पे 2 तरीके से थे, लघु निरोधक गोली, दीर्घ निरोधक गोली। ठीक है, एंड जो दोनों के दोनों है, क्लियर, यहाँ पे हमने इनके एग्जाम्पल देखे कि भाई वो जो है उसमें सिर्फ एक ही हार्मोन होता है, एंड ये जो है आपका क्या हो जाता है, कैसे, यहाँ पे दोनों हार्मोन है। ठीक है, क्लियर। अब हम सेकंड की बात कर लेते, किसकी भाई, हमने ये तो जान लिया कि अस्थायी क्या है। अब बात करते हैं इस स्थायी विधि की, यानी कि परमानेंट सॉल्यूशन आखिर क्या होता है। तो याद रखिएगा कि परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, तो इसको यहाँ पे समझ लो एक बार कि आखिर परमानेंट सॉल्यूशन क्या होता है। तो परमानेंट यानी कि स्थायी विधि जो होती है, ठीक है, इस आपकी जो ये स्थायी विधि होती है बेटा, यहीं पर आपका आ जाता है क्या, यहीं पर आपका आ जाता है किस, कौन सा वाला, कि ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी जो होती है याद रखिएगा, वेसेक्टोमी जो होती है वो नर में होती है, ट्यूबेक्टोमी जो होती है वो मादा में होती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि भाई ये एक मेल है और एक वो फीमेल वाला फैलोपियन ट्यूब का, यानी कि इसमें क्या करते हैं, यानी कि नर में क्या होती है, नर में होती है वेसेक्टोमी, ठीक है, जबकि जो फीमेल होती है उनमें होता है आपका मादा में ट्यूबेक्टोमी। क्लियर है, क्लियर। इसमें क्या करते हैं कि जो आप देख रहे हो इस जगह से, ये क्या करा हुआ इन्होंने, यानी कि एक तरीके से मान लो कि ये परमानेंट हो जाता है कि जिसमें ना ही शुक्राणु मादा के शरीर में जाएंगे, ना ही मादा के शरीर में, यानी कि भाई वहां पे निषेचन होगा। ठीक है, क्योंकि भाई आप सोचो कि निषेचन कब होता है, जब अंडाणु शुक्राणु मिलता है, अब उनको मिलने ही नहीं दिया जा रहा तो फिर वहां पे निषेचन कैसे हो जाएगा, है ना। तो अगर हम यहाँ बात करें स्थायी विधि की, तो ये क्या है आपका, हमने बोला वेसेक्टोमी किसमें हो रही है, नर में। क्वेश्चन आता है कि नर में क्या होता है, तो इसमें क्या करते हैं, जो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है कि शुक्रवाहक बांधा और काटा, यानी कि यहां से इसको काट दिया। आप सोचो कि आगे स्पर्म ट्रांसफर कैसे होगा, स्पर्म ही आगे नहीं जाएगा जो कि वृषण में बन रहा है, वही आगे नहीं जा रहे हैं, ये यहीं पे कट गया, यहीं पे इसको बांध दिया गया।
ठीक है, चिकित्सा डॉक्टर करते हैं ये सब, ठीक है। तो यहीं पे इसको बांध दिया गया तो ये आगे स्पर्म कैसे जाएगा, वो तो जा ही नहीं पाएगा। प्लस हम फीमेल में क्या कर देते हैं कि उसमें जो फैलोपियन नलिका होती है उनको इस तरीके से काट देते हैं। अब यहाँ पे अगर यानी कि आप सोचो कि क्या होगा, यहाँ पे ये बन चुका है, यानी कि यहीं से तो भाई इनिशिएशन होने के बाद आगे जाता है गर्भाशय की तरफ, तो जब वहां पे वो चीज हो ही नहीं रही, इनिशिएशन ही नहीं हुआ, ना यूमक आया, ठीक है। चलो फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि भाई फीमेल में हुआ है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, तो क्या यहाँ पे वो लेडी प्रेग्नेंट हो पाएगी? नहीं, ये एक परमानेंट सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है, किसको? जन्म नियंत्रण को रोकने के लिए। ओके है, क्लियर। एंड बिल्कुल लास्ट आपका जो बेटा पार्ट आ जाता है वो यहीं पर आ जाता है इसी के साथ, गर्भपात वाला, बिल्कुल लास्ट वाला, यानी कि अबॉर्शन, ठीक है। अबॉर्शन कब होता है? ऐसे नहीं कि आप कभी भी अबॉर्शन कर सकते हैं, नहीं, ठीक है, वो भी गलत है, वो भी गलत है। सहगर्भता का चिकित्सीय समापन जो है यहाँ पे, यानी कि क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये मान लो कि ये ऐसे नहीं करती कि ठीक है कोई मतलब बच्चा नहीं चाहिए तो आप उसका मार दो जान से, अबॉर्ट कर दो, ये गलत है पूरे तरीके से, है ना। तो होता क्या है कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, यानी कि अभी बच्चा तो डायरेक्ट नहीं बनेगा, सबसे पहले क्या होता है, वो भ्रूण होता है ना। अब भ्रूण है वो, तो एक बच्चा जो होता है कितने महीने में जन्म लेता है? 9 माह के बाद लेता है। इसको हम 3 उसमें बांट देते हैं, 1 से 3 महीना, ठीक है, तीसरे चौथा पांचवा, ठीक है, और फिर छठा आपका 7वां 8वां 9वां, इस तरीके से बांट देते हैं, ठीक। तो पहला यानी कि अगर कभी अबॉर्शन होता है तो अबॉर्शन जो होता है वो पहले तिमाही उसमें क्या होता है, यानी कि उसी में हो सकता है, उसके बाद वो नहीं हो सकता। उसके बाद में वो जो लेडी होती है, वो जो फीमेल होती है, यानी कि जो मदर बनने वाली, उसकी जान को खतरा हो जाता है, उसके लिए सही नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये अबॉर्शन कब करवाते हैं? क्या ठीक है ऐसे करा देंगे? आपके सामने एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है आपको? हाँ जी, इसमें आप क्या देख पा रहे हो? डायग्राम को ध्यान से देखो बिल्कुल एक बार। हाँ जी, क्या दिख रहा है इस डायग्राम में? बताओ। भाई आप अगर यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है यूट्रस, प्लेसेंटा यानी कि अपरा, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं कि बेबी जो है वो यूट्रस में है और इसको इस तरीके से कुछ यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि इंजेक्शन या फिर कुछ ट्यूब सी अंदर की तरफ यानी इंजेक्ट की जा रही है। तो होता क्या है, ये जो आपको प्रोसेस होता है, याद रखना यहाँ पे एक प्रोसेस आता है एमिनो सिंथेसिस करके, ठीक है। ठीक है, ये होता क्या है? तो एमिनो सिंथेसिस ये क्या प्रोसेस होता है? अब फॉर एग्जांपल कोई भ्रूण है, अब आनुवंशिक रोग कौन से होते हैं कि भाई ऐसे रोग होते हैं कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि भाई अगर आपको पता लगाना कि भाई इसको कोई आनुवंशिक रोग तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है? एमिनो सिंथेसिस किया जाता है, जिसके जरिए ये पता लगाया जाता है कि जब बच्चा भ्रूणीय अवस्था में होता है कि उसको कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है, कोई आनुवंशिक उसको रोग तो नहीं है। ये चीज यहाँ पे पता लगाता है। पता कैसे लगाते हैं कि जब बेबी है वो कहाँ पे है? मदर के यूट्रस में है। कहाँ पे? वो जो बेबी है वो मदर के यूट्रस में है और उसके चारों तरफ क्या होता है? एक लिक्विड सॉल्ट, जिसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि एमनियोटिक द्रव, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ पे? तो इस तरल को ये जो क्या कर रहे हैं, ये इस तरल को निकाल रहे हैं। इस तरल को जब निकालेंगे तो वहां पे क्या था? बेबी था, यानी कि कुछ कोशिकाएं, उससे पता लगाया जा सकता है कि भाई इसको कोई बीमारी तो नहीं है। अगर उसको कोई आनुवंशिक रोग होता है तो वहां पे अबॉर्ट कर सकते हैं, वरना अबॉर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे यानी कि ये जो टेक्निक है इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये पता लगाते हैं कि जो शिशु है कि भाई वो नर है या मादा है, वो भी प्रॉपर तरीके से एक गलत हो जाता है। इसको फटाफट से इस डायग्राम को, इस पॉइंट को कि आखिर आपका एमिनो सिंथेसिस होता क्या है, तो फटाफट से इसको तेजी के साथ एक बार नोट डाउन कर लो जल्दी से, ठीक है। क्लियर है? ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। गर्भपात आखिर क्या है, कब कराया जाता है, किस कंडीशन पे करवाते हैं? हाँ जी, यहां तक क्लियर है? जल्दी से बताएं। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे आप जब आप ये देख रहे हो कि आनुवंशिक यानी कि गुणसूत्र में कोई गड़बड़ तो नहीं, कोई ज्यादा कम या फिर कुछ और चीज तो नहीं है, तो यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से पता लगा सकते हैं, ठीक।
चलिए आगे बढ़े, एक बार आ जाते हैं भाई आगे अपनी सारी स्लाइड्स पे कि भाई कौन कौन से टॉपिक आखिर इस चैप्टर में थे। तो अगर हम देखें यहाँ पर इस चैप्टर के जितने भी आपके टॉपिक्स थे, तो जनसंख्या विस्फोट को हम पढ़ चुके हैं, आपका जन्म नियंत्रण को पढ़ चुके हैं, सगर्भता का चिकित्सा समापन। अब हम अगर हम आगे बात करते हैं यौन संचारित रोग पर आ जाते हैं। ठीक है, बढ़े आगे की तरफ। इसमें ये चीज क्लियर हो गई? हाँ जी बच्चा, क्लियर है? चलो, तो अब आगे आ जाते हैं आपका यौन संचारित रोग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और इंग्लिश में बोल देते हैं एसटीडी। ठीक है, क्लियर? इसको याद रखना, जनन मार्ग संक्रमण, रतेज रोग, ये सब हम लोग कह देते हैं। बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं, ठीक है, जो कैसे होते हैं यौन संचारित। तो एक एक करके हम लोग जानते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहले हम ले रहे हैं सुजाक को। ठीक है, क्या है, यानी कि बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं कि जो यानी कि आपके अगर हम बात करें कि नर से मादा में, मादा से नर में हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे जो रोग होते हैं इनको हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सुजाक जिसको हम क्या बोल देते हैं, याद रखना, इसी को हम गोनोरिया भी कह देते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्या बोल देते हैं? गोनोरिया भी कह देते हैं। और याद रखना कि ये जो आपका हो रहा है, ठीक है, किससे होता है भाई? बैक्टीरिया से हो रहा है। किससे हो रहा है ये? हम इसकी अगर बात कर रहे हैं तो ये आपका एक बैक्टीरिया से होता है। उसी के आगे कंटिन्यू कर लेना। ठीक, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से हो रहा है, लेकिन वो कौन सा बैक्टीरिया है? तो बैक्टीरिया का नाम भी साथ साथ लिखते हुए चलेंगे, निसेरिया। ठीक, गोनेरी। तभी इसका नाम क्या पड़ा था? गोनेरिया इसका पड़ा था। ठीक है, तो ये किससे हो रहा है भाई? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहाँ पे क्या बोला कि भाई सबसे पहले हम सुजाक को देख रहे हैं, और ये जो है क्या है आपका भाई, यहाँ पे ये बैक्टीरिया से हो रहा है एक। ठीक है, एक यौन संचारित रोग है जो कि किससे? बैक्टीरिया से हो रहा है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? निसेरिया गोनोरी। ठीक है, इससे हो रहा है। याद रखना कि ये किस में दिखता है? ये नर में दिखता है। ठीक है, किस में दिखता है? नर में दिखता है। क्लियर? जिसमें होता क्या है, यानी कि इसके आखिर लक्षण क्या हो जाते हैं? तो इसके लक्षण क्या क्या हो जाते हैं? जैसे आपका यहाँ पे अगर हम बात करें, मूत्र मार्ग में जलन। क्लियर? ये सभी क्या है? इसके लक्षण है। नेक्स्ट लक्षण क्या बन जाता है भाई यहाँ पर? हाँ जी, क्या हो जाता है? लिखते हुए चलो भैया इनको। अगर नहीं लिखे हुए हैं तो इनको लिख लेना। ठीक, क्लियर है? आई थिंक आपको सारे वर्ड्स जो हो रहे होंगे वो क्लियर हो रहे होंगे, बिकॉज इससे पहले चैप्टर में सारे वर्ड्स क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, ठीक। एंड बिल्कुल लास्ट क्या होता है कि एक हरे रंग का तरल श्रावित होता है। ठीक, तो इसके ये लक्षण होते हैं, जिससे होते हैं वो भी सामने लिखा हुआ है। ओके है, नेक्स्ट पर आ जाएं। इसको एक बार फटाफट से नोट डाउन कर लो, देन हम नेक्स्ट वाले आ जाते हैं डिजीज पे। नेक्स्ट रोग कौन सा है? चलो नेक्स्ट पर आ जाएं। नेक्स्ट आ जाता है आपका सिफिलिस। ठीक है, जिसको हम उपदंश भी कह देते हैं। उपदंश हो गया। ठीक है, इसको हम सिफिलिस। ठीक, और इसी को कहा जाता है अचक के रूप में, उसमें इसको हम कह देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई? ये भी आपका किससे हो रहा है? बैक्टीरिया से ही हो रहा है। और याद रखना कि कौन से बैक्टीरिया से हो रहा है? तो ट्रैपोनेमा, ठीक, ट्रैपोनेमा पैलिडम, ये भी बैक्टीरिया से हो रहा है। बैक्टीरिया का नेम भी हमने क्या लिख दिया है? उसके सामने लिख दिया है। अब याद रखना कि नर और मादा दोनों में दिख सकता है, लेकिन दोनों में लक्षण जो होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। नर में अगर हम बात करें क्या दिखेंगे, मादा में क्या दिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो जो नर होता है जब उसको संक्रमण हो जाता है तो उसके 10 दिन बाद क्या होता है?
क्या होता है कि जो शिश्न मोड होता है उस पर लाल दाने ठीक है दिखाई देते हैं इस तरीके से। क्लियर है? क्लियर है? और फिर 6 हफ्तों के बाद यानी कि धीरे धीरे समय बीतता है तो उसको हृदय की प्रॉब्लम, उसका यकृत, उसकी ब्रेन जो है यानी कि मस्तिष्क, उसकी हड्डियां, इन सबको धीरे धीरे क्या करता है, संक्रमित करता है। ठीक है, आप सोचो अगर ब्रेन पे ज्यादा इफेक्ट आ जाता है, यानी कि भाई याद रखना कि आपने सुना है कि अगर हम बात करें कि जो लकवा होता है, ठीक है, वो भी हो सकता है। ठीक, मादा में बात करें तो भाई मादा में क्या होता है भाई, यहाँ पे अगर हम फीमेल की बात करें, नर में तो हमने लक्षणों को जान लिया, तो फीमेल में क्या होता है कि तो फीमेल में भी क्या होता है, यहाँ पे लाल रंग के दाने, किसके, लाल रंग के दाने क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। कहां पर, उनके यानी कि जो भगोष्ठ होता है, यानी कि जो वेजाइना होता है योनि, ठीक है, वहां पर दिखाई देते हैं। फटाफट से नोट डाउन करो कि कौन सा नेक्स्ट रोग है, किससे हो रहा है, बैक्टीरिया का नेम और किस किस में हो सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पर कि आखिर क्या लक्षण इनके दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाए। चलिए नंबर तीसरा, अगर हम रोग की बात करें, नंबर 3 पे क्या आ जाता है, ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है आपका, हाँ जी, आपका यहाँ पे हर्पीज, आपने सुना होगा जनन अंगों का जो हर्पीज होता है वायरस से होता है, जो कि हर्पीज सिंप्लेक्स विषाणु होता है। ठीक है, उसमें होता क्या है, ठीक, क्या होता है भाई, क्या होता है, लिख ले, इसको लिख लो, फटाफट से लक्षण लिख लो। ठीक, सारे के सारे लक्षण आपके सामने ही हैं। ओके, अब यहां पे फीमेल में क्या दिखाई देता है, तो फीमेल जो होता है, ठीक है, ठीक, छाले व दर्द। क्लियर, तो यहाँ पे जननांगों का जो हर्पीज है, ठीक है, यानी कि भाई यहाँ पे अगर हम बात करें जननांगों का, तो हर्पीज वायरस से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे यानी कि हर्पीज जो है किससे हो रहा है, एक वायरस से हो रहा है। वायरस क्या है, हर्पीज सिंप्लेक्स विषाणु हो जाता है। ठीक है, ठीक, क्लियर है, क्लियर, तो यहाँ पे क्या दिखाई देता है, नर और मादा दोनों के अलग अलग क्या होते हैं, इस तरीके से लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं, ट्राइकोमोनियासिस होता है, जो कि प्रोटोजोआ से होता है, जो कि ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस से होता है। नाम से ही क्लियर हो रहा है। ठीक है, वेजाइनलिस क्या है कि भाई वेजाइना में हो रहा है, यानी कि जो जितनी फीमेल होती हैं उनमें क्या होता है, उनकी वेजाइना में लाइक खुजली और सफेद पानी श्रावित हो, जिसको हम प्रदर कह देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको, हम प्रदर कह देते हैं। और याद रखना इसके उपचार के लिए कुछ प्रतिजैविक ली जाती है, जैसे ऑरियोमाइसिन हो गया और टेरामाइसिन, तो इन सब मेडिसिन को लिया जाता है। तेजी के साथ इनको नोट डाउन कर लो भाई, जल्दी से। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ जाता है एड्स। एड्स क्या होता है कि भाई एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि किससे होता है, ये भी वायरस से होता है। एंड आपको बहुत अच्छे से पता है कि किससे होता है, HIV वायरस से होता है। क्लियर है, ये होता कैसे है, तो भाई सिंपल सी बात क्या कि भाई एक यौन संचारित रोग है। ठीक है, अगर एक व्यक्ति से ज्यादा अधिक व्यक्ति के साथ आप संबंध बनाते तो एड्स होने के चांसेस होते हैं। प्लस साथ ही साथ अगर कोई एक इंसान है बिल्कुल सही है, लेकिन अगर किसी को एड्स हुआ है तो भाई उसका ब्लड टेस्ट बिना टेस्ट कराए आपने अगर ब्लड लिए तो आपको हो सकता है। लड़के जैसे शेविंग वगैरह करवाते हैं और उन्होंने उसी ब्लेड का इस्तेमाल करें, क्यों बोलते हैं कि जो आपका जो ब्लेड होता है उसको चेंज करना चाहिए। क्यों चेंज करना चाहिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपसे पहले जो आदमी शेविंग करवा के गया उसको क्या बीमारी है, तो अगर आप वही ब्लेड का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको भी हो सकता है। इसलिए हर बार न्यू ब्लेड का इस्तेमाल करें। जब भी अगर आपको भगवान न करे कभी किसी को, अगर मैं बात करूं ब्लड की जरूरत पड़े, ठीक है, तो अगर कभी जरूरत पड़ती है तो ब्लड को प्रॉपर तरीके से टेस्ट करवा कर लगाएं। डॉक्टर के पास जा रही हो, एक ही इंजेक्शन का उपयोग बार बार ना करें, हमेशा एक नई सीरीज का क्या करना है, आपको इस्तेमाल करना है। और याद रखना कि इसमें होता क्या है कि जो शरीर का जो प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है, क्या होता है भाई, जो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र होता है ये पूरे तरीके से कमजोर हो जाता है। यानी कि भाई प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, ये वो तंत्र है हमारे शरीर का जो हमें क्या देता है, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। और अब सोचो कि अगर यही क्षमता खत्म होगी तो आपका क्या शरीर जो है वो रोगों से लड़ पाएगा, बताइए क्या लड़ पाएगा, नहीं लड़ सकता है ना। तो ये हो गया। एंड नेक्स्ट आ जाता है क्या, जनन अंग के मस से। ठीक है, ये अगर हम इसकी बात करते हैं तो याद रखना कि ये जो होता है ये आपका
फीमेल जो होती हैं उनमें उनमें बहुत ज्यादा खतरनाक होता मेल में भी है, बट फीमेल में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है ना। तो ये किससे होता है? ह्यूमन आपका पैपिलोमा जो वायरस होता है उससे होता है। और इसमें होता क्या है कि जो जननांग होते हैं वहां पर, यानी कि जननांगों में क्या हो जाता है कि नुकीलेदार जो कैसे आपका मस्से कह सकते हैं, यानी कि नुकीले मस्सेदार, ठीक है, एक संरचना निकल जाती है, ठीक, जो कि फीमेल में इतना खतरनाक होता है कि उनकी जान तक यहां पर जा सकती है। ठीक है, तो ये थे आपके सारे के सारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो भैया। हो गया? एंड बिल्कुल लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बंध्यता। चलो फटाफट से बताओ, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? इसको स्टार्ट करने वाले हैं बिकॉज अब हम जल्दी से, हाँ जी, यहां तक किसी का कोई सवाल? जल्दी से बताएंगे फटाफट से। और आज की पूरी क्लास में पूरा चैप्टर खत्म हो गया, बस ऐसे ही बोर्ड की तैयारी तुम्हारी अच्छी तरह चलती रहेगी। बताइए, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का बंध्यता। अब बताओ क्या क्वेश्चन है? हाँ जी, क्लास आपकी डेली होती है। मंडे ट्यूसडे आपकी बायोलॉजी क्लास होती है 5 PM पर, ठीक है। एंड आपका ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे एंड थर्सडे आपकी मैथ्स की होती है, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है उनके लिए। एंड फ्राइडे सैटरडे इस बार फिजिक्स की भी क्लास होनी है, तो हैप्पी हो जाइए, है ना। प्रदीप साहू शिशन मुंड क्या होता है? एक बार क्लास इससे पहले वाला जो लेक्चर है मानव जनन वाला वो देख कर आओ। नसबंदी क्यों कराई जाती है? अभी क्या बताया मैंने क्या बताया कि शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोकना है हमें। क्यों? बर्थ कंट्रोल। क्या बोल रहे हैं यार? लेक्चर ध्यान से देखा क्या भैया? 5 बजे होती है, 5 बजे। कितनी बार बोलूं? 5 बजे होती है। चलिए आगे आ जाओ फिर। हाँ जी, अब बात करते हैं बंध्यता की। यानी कि बंध्यता का मतलब क्या होता है कि वो जनन के योग्य नहीं है भाई। क्या बोलते हैं? कि जनन योग्य नहीं है, यानी कि जनन के योग्य नहीं है। क्या बोलता है? बंध्यता क्या होता है कि जनन योग्य नहीं है, यानी कि वो जनन नहीं कर सकता। ओके, तो अब यहाँ पे 3 आपके सामने हम चीज देखने वाले हैं। क्या आ जाता है? 3 तरीके से चीज है। देखो, एक आता है आपका फर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्या होता है कि भाई वो प्रॉपर तरीके से, यानी कि भाई वो जो है ना, वहां पे मेल में कोई कमी है ना फीमेल में कोई कमी है, ठीक है, यानी कि वो दोनों ही कैसे हैं? जनन के योग्य हैं। ओके है? क्लियर है? नेक्स्ट, क्या आ जाता है? स्टेरिलिटी आ जाता है। ये क्या है कि भाई यहाँ पे युग्मक ही नहीं बन रहे हैं। ये मान लो क्या होता है कि भाई युग्मक ही नहीं बन रहे हैं। ओके, एंड लास्ट आ जाता है इनफर्टिलिटी। ये क्या है? तो यहां पे क्या होता है कि युग्मक बन तो रहा है लेकिन कम बन रहे हैं, ठीक है। युग्मक कम बन रहे हैं, ठीक है। चलिए बेटा फटाफट से नोट डाउन करो प्लीज बच्चा, जल्दी से। क्या बोला है कि बंध्यता क्या होता है कि भाई वो जनन के योग्य नहीं है। मैंने 3 पॉइंट बोले कि फर्टिलिटी, स्टेरिलिटी एंड इनफर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्या होता है कि भाई वो जनन के योग्य है, ठीक है। आपका स्टेरिलिटी क्या होता है कि युग्मक ही नहीं बन रहे हैं वहां पे, जो कि निषेचन के लिए जरूरी है, एक बच्चा एक बेबी होने के लिए जरूरी है। एंड आपका यहाँ पे आ जाता है क्या? इनफर्टिलिटी, कि भाई युग्मक कम ही बन रहे हैं। क्लियर है? ओके, एक बार तेजी से नोट डाउन, ध्यान से देख लो। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़े इसमें। आप सोचो कि यानी कि भाई फॉर एग्जांपल क्या पता किसी को कोई लेडी में प्रॉब्लम हो, या लेडी तो ठीक है, क्या पता कोई जेंट्स में प्रॉब्लम हो, या फिर दोनों में प्रॉब्लम है। तो कुछ यहाँ पे कंडीशंस, यानी कि हम बात करें कुछ टेक्निक्स है ना, कि भाई अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई, यानी कि भाई ऐसा नहीं है
उनको अगर बेबी चाहिए तो यानी कि कुछ टेक्निक्स, अब आप देख रहे हो कि बहुत सारी नई नई टेक्निक्स आ चुकी हैं कि भाई अब यानी कि अब आप माँ बाप शिशु बन सकते हैं, इस तरीके से यानी कि बहुत सारे एड्स आते हैं, आप देखते हो। तो ये जो टेक्निक्स आई हैं ये कौन कौन सी हैं, ठीक है। ब्रदर की मेडिसिन अभी लिखवा दूंगी बेटा लास्ट में, ठीक है, ओके तनु, अभी लिखवा दूंगी बेटा। चलिए, तो यहां पर क्या आ जाता है आपका IVF, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको हम हिंदी में बोल देते हैं पात्रिक निषेचन, ठीक है। क्या आ जाता है, पात्रिक निषेचन, यानी कि IVF इंग्लिश में क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या इसी को हम बोल देते हैं क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक, क्या जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। अब होता क्या है, यानी कि एक जो टेस्ट ट्यूब क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें क्या करते हैं यहां पर, अब ध्यान से देखना बिल्कुल, कि इसमें जो निषेचन हो रहा है वो फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है ना, कहां नहीं हो रहा है, फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है। तो हमने देखा था कि क्या बन रहे थे, कोरखंड बन रहे थे, है ना, बन रहे थे बेटा, है ना। कैसे कि भाई वहां पे आपके, अगर हम बात करें कि आपके 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 इस तरीके से बनते जाते कोरखंड। तो जब 8 कोरखंड होते हैं, कल का लेक्चर जिसने नहीं देखा इससे पहले वाला देख लेना, ठीक है, 8 कोरखंड, क्योंकि उनको ये नहीं पता होगा कोरखंड क्या होते हैं। तो ये जो 8 कोरखंड होते हैं जब इस संरचना पर आ जाती है, तो इस संरचना में आने के बाद हम क्या करते हैं, जो फीमेल होती हैं, ठीक है, यानी कि जो फीमेल होती हैं उसमें क्या करते हैं, उसकी अंडवाहिनी में क्या कर देते हैं, उसमें स्थानांतरण कर देते हैं, क्योंकि 8 कोरखंड तक कहाँ होती है, वहीं पे तो होती है, अंडवाहिनी में तो होता है ना, ठीक है, क्लियर है, क्लियर। और यही स्थानांतरण क्या कहलाया जाता है, ज़िफ्ट, ZIFT, इसका पूरा नाम क्या है आपका, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ओके। फटाफट से नोट डाउन करो जल्दी से, जल्दी, अभी और भी पढ़ना है यार, जल्दी से, ठीक। अब यहां पे आपके मन में सवाल होना चाहिए कि मैम ठीक है, यहाँ पे अंडाणु और शुक्राणु को हमने निषेचित करवा दिया, ठीक है, हमने बोला कि भाई वो जो फीमेल है, यानी कि भाई अब हमने क्या किया बेटा यहाँ पे, कि क्या था आपका, इस तरीके से होता है कि भाई ये आपका इस तरीके से बन जाता है, यहाँ पे ये आपकी फैलोपियन नलिका होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यानी कि जब 8 कोरखंड में निषेचन कहाँ हो गया, शरीर के बाहर हुआ है, तो जब निषेचन शरीर के बाहर हुआ है, तो अब ये जो यहाँ पे निषेचित हो चुका है, तो जब ये 8 कोरखंड पे आती है अपनी, तो इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में, यानी कि अंडवाहिनी में, है ना, किसमें, अंडवाहिनी में। तो अब सिंपल सी बात है, वो आगे गर्भाशय में जा सकता है। अब हम यहाँ पे बोलें कि भाई अगर 8 से ज्यादा कोरखंड बनते हैं तो क्या हम उसको अंडवाहिनी में ट्रांसफर करेंगे या फिर कहीं और करेंगे, तो बस याद रखना कि तब उसको यूट्रस में भेजा जाता है, कहां पर, यूट्रस में, ठीक है, क्लियर है। और इसको हम क्या बोल देते हैं, IUT, यानी कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, क्लियर है। फटाफट से नोट डाउन करो, एक पॉइंट याद रखना कि जब 8 कोरखंड है तो अंडवाहिनी में ट्रांसफर होगा, 8 से ज्यादा हो जाते हैं तो कहां पर हो जाएगा, यूट्रस, यानी कि गर्भाशय में। फटाफट से हो गया। अभी आपने यहाँ पे ये ZIFT ये देखा, ज़िफ्ट, ठीक है। अब एक और आ जाता है GIFT, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है कि भाई इसमें क्या करते हैं, स्त्री के फैलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि क्या नहीं है, अंडवाहिनी में प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो जो फीमेल है उसमें अंडाणु नहीं बन रहा है, किसमें, जो मादा है उसमें अंडाणु नहीं बन रहा है, ठीक। और जो नर है उसमें क्या नहीं बन रहे बेटा, उसमें शुक्राणु नहीं बन रहे हैं, क्लियर है, क्लियर है। तो यहां पर क्या नहीं बना कि भाई GIFT क्या है कि भाई इसमें तो आपका यानी कि जो फीमेल है उसके फैलोपियन ट्यूब ठीक है, यानी कि वहां पे निषेचन हो सकता है, लेकिन अंडाणु ही नहीं बन रहे हैं, है ना। और प्लस अगर हम मेल की बात कर रहे हैं तो वहां पे शुक्राणु नहीं बन रहे, कुछ भी कंडीशन हो सकती है ना। तो यहां पर ये प्रॉब्लम होता है, इस चीज में हम अपनाते हैं GIFT को, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मादा में अंडाणु नहीं बन रहा है ना, क्या बोला कि जो मादा उसमें अंडाणु नहीं बना, तो हम क्या करेंगे, कोई जो डोनर होते हैं यानी कि जो दाता होते हैं, ठीक है, जैसे फीमेल डोनर, सो अंडाणु लिया,
है ना। अब उसके मेल में तो बन रहा है शुक्राणु, यानी कि तो शुक्राणु को लिया, क्या करा वहां पे, दोनों को क्या कर देते हैं भाई, वहां पे कहां पे, उन दोनों को लेते हैं, यानी कि उसको कहां पे, जो फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, वहां पे निषेचन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंडवाहिनी में थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर है? ओके है। अब फॉर एग्जाम्पल बात करें यहाँ पे कि भाई अब यहाँ पे शुक्राणु नहीं बन रहा है लेकिन अंडाणु बन रहा है, ये चीज हो गई। ठीक, तो क्या करते हैं कि कोई जो दाता है उसका शुक्राणु लिया जाता है और उस शुक्राणु को क्या किया जाता है भाई, यानी कि जो फीमेल है उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये यहां पर आ जाती है आपकी टेक्निक। जल्दी से नोट डाउन गाइस, ठीक है, जल्दी, बिल्कुल लास्ट बचा है बेटा। वो अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो डॉक्टर करते हैं, ठीक है, ये ऐसी टेक्निक नहीं है कि आप घर पे बैठ के कर लो। चलो नेक्स्ट क्या आ जाता है, एआई यानी कि आर्टिफिशियल, हाँ जी क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि कृत्रिम गर्भाशय वीर्य सेचन। क्या है नेक्स्ट, कृत्रिम गर्भाशय ठीक है वीर्य सेचन। ओके है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, हाँ जी ध्यान से देखो, तो इसमें क्या करते हैं कि भाई यहां पर आपका कि जैसे स्त्री जो है ना, अब यहां पे हम बात करें कि स्त्री जनन योग्य है, ठीक, तो दाता नल का क्या किया जाता है, यहाँ पे जो वीर्य होता है उसको लिया जाता है और कहाँ पे, उसके यानी कि यूट्रस जो है उसमें स्थानांतरण कर दिया जाता है। खत्म, क्लियर, बस यहीं तक था आपका भैया, पूरा हो चुका है, लगभग सारे ही हो गया है, ठीक है। तो सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं, इसी में आ जाते हैं। एक बार सारे देख लो वंध्यता वाले पार्ट के जल्दी से। नेक्स्ट, ठीक है, क्लियर। अब जैसे यहाँ पे एक बच्ची ने पूछा था कि मैम जो प्रदर होते हैं, ठीक है, उसके उपचार के लिए, यानी कि जो प्रदर है उसके उपचार के लिए वो कौन सी हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ भी लेते हैं, ठीक है। तो कौन सी प्रतिजैविक का इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखिएगा कौन सी होती हैं आपकी, एक होती है आरियोमाइसिन, ठीक है, एंड एक जो होती है वो होती है आपकी टेरामाइसिन। तो इन दो का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ आपका लेक्चर भी होता है कंप्लीट। अभी एक बार स्टार्टिंग से सारा देखने स्लाइड्स एक बार सारी की सारी, तो एक काम करते हैं जल्दी से सारे के सारी स्लाइड्स देख लेते हैं एंड आपका जो जनन स्वास्थ्य वाला जो चैप्टर है वो पूरा हो जाता है कंप्लीट। आ जाए स्टार्टिंग से भाई, चलो कहाँ रह गया भाई चैप्टर, हाँ जी भाई हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हमने भाई ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं और सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो बेटा ये सारे के सारे जितने भी आपके जो टॉपिक्स थे ये सारे हमने कवर कर लिए। सबसे पहले जाना कि आखिर जनन स्वास्थ्य क्या होता है एंड क्या होता है कि भाई जनन स्वास्थ्य आपका, अगर हम WHO की बात करें उनके अनुसार क्या है कि भाई अगर कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यवहारिक रूप से ठीक है तो यानी कि भाई वो ठीक है व्यक्ति, कैसे, जनन स्वास्थ्य के पर्पस पे अगर हम बात करें। फिर समस्याएं क्या क्या होती हैं, है ना, क्या क्या होती है कि भाई जनसंख्या दर जो है वो भारत में भी बढ़ती जा रही है, तो कारण क्या है, तो यहाँ पे हमें देखा भाई जन्म दर में यानी कि वृद्धि का होना, मृत्यु दर में कमी, आवास और प्रवास, ये सब देखा। समस्याएं क्या क्या हो रही हैं भाई, क्या क्या समस्याएं, अशिक्षा कि पढ़े लिखे ही नहीं है लोग, अंधविश्वास इतना ज्यादा हो रखा है ना, अज्ञानता हो गया मैम, हाँ जी सुन लो भैया, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, अज्ञानता हो गया, यानी कि भाई उसमें नॉलेज की बहुत ज्यादा कमी, वो चीजों को समझना ही नहीं चाहता है, यानी कि सोचने और समझने की। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाए, रूढ़िवादी, यानी कि भाई उनकी मानसिकता इतनी ज्यादा ही कमजोर है कि भाई अगर हम बात करें वो कुछ चीज सुनना ही नहीं चाहते हैं, उन्होंने एक मेंटेलिटी बनाई हुई है अपनी। ओके, तो यहाँ पे बाल विवाह हो गया, बच्चों का शादी करो, बच्चों को क्या पता भाई क्या चीज है क्या नहीं है ना। प्लस आपका यहाँ पे आपका नर और शिशु जो है उनको ज्यादा महत्व देना, मादा भ्रूण हत्या हो गया, ठीक है, जो कि पाप होता है भैया, ठीक है। प्लस आपका जननांग रोग, संतान उत्पत्ति, मादा आर्धचक्र, इन सब के बारे में बातें करने में वो शर्माते हैं।
फिर हमने देखा कि चरघातांकी क्या है आपका, प्लस आपका नेक्स्ट आए तो भाई कार्यनीति क्या, कि भाई ठीक है अगर ये समस्या आ रही है तो कार्यनीति क्या क्या है, क्या चीज हम अपना सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जन स्वास्थ्य को लक्ष्य बनाकर सबसे पहले भारत सरकार ने क्या किया, कुछ योजनाएं चलाई, जो सबसे पहले 1951 में आई, कौन, परिवार नियोजन, जहां पे लोगों को परिवार को सीमित रखने की क्या दी गई, सलाह दी गई। 1977 में ही इसको थोड़ा और बड़े स्तर पर लागू किया कि भाई और जागरूक किया जाए, एंड वहां पर क्या आया, परिवार कल्याण योजना, ठीक है, जहां पे देखभाल बोला कि भैया देखभाल करना सीखो, थोड़ा और यानी और तरीके से जागरूक करना स्टार्ट किया। एंड 1977 में ही आया आपका क्या, जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जहां पर अगर मैं आपसे बात कर रही हूं क्या कि जो वो कार्यक्रम था वहां पे और भी ज्यादा कुछ कार्यों को इंक्लूड किया गया, जहां पे बहुत ही जोरों शोरों से प्रचार एवं प्रसार किया गया, लोगों को बताया गया, जागरूक किया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट का मतलब ये नहीं कि फट जाना ना भैया ना, ठीक है। तो क्या है जनसंख्या घनत्व, यानी कि व्यक्ति की संख्या बटे 1 किलोमीटर स्क्वायर का यहाँ पे क्या आ जाता है, क्षेत्रफल आ जाता है। फिर विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है बेटा, 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। प्लस आपका यहाँ पे दुष्परिणाम क्या, कि भाई शिक्षा में कमी हो गया, अपराध हो गया, निर्धनता हो गया। प्लस जनसंख्या नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, भाई हम शिक्षा का विस्तार कर सकते हैं, बच्चों की जो संख्या उसको नियंत्रण कर सकते हैं, विवाह की जो आयु है उसको तय कर दो, कृषि उत्पादन वृद्धि, और प्लस परिवार कल्याण योजना की जानकारी दो सभी को, ताकि सबको पता लगे क्या है, ओके। नेक्स्ट जन्म नियंत्रण क्या होता है, भाई 3 यहाँ पे थे, कौन कौन से, अस्थायी, स्थायी और गर्भपात। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें इसके अस्थायी के प्राकृतिक क्या है, आवधिक, आत्मसंयम, अंतरित मैथुन और स्तनपान आंतरव, ठीक है। रोधक में निरोध, सर्वाइकल कप, वोल्ट एंड डायफ्राम। रासायनिक में लैक्टिक एसिड, जिंक सल्फेट। आईयूडी में इंट्रा, यानी कि आईयूडी क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जहां पे कॉपर आईयूडी और हार्मोन हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अलग से हार्मोन, जहां पे कुछ टैबलेट्स वगैरह दी जाती हैं, ओके। इनके नाम देखे कौन कौन सी हैं। फिर गर्भपात देखा, फिर हमने देखा एमिनोसेंटेसिस आखिर होता क्या है और किस लिए इसको यूज किया जाता है। देन आगे बढ़े तो क्या क्या देखा भाई, आपका स्थायी विधि, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, और इसके साथ ही हमने देखा यहाँ पे यौन संचारित रोगों को देखा, क्लियर है, जहाँ पे कौन कौन से, गोनेरिया हो गया आपका, सिफिलिस हो गया, हर्पिस हो गया, ठीक है, एड्स हो गया, जनन मस्से हो गए, इन सबको जाना। और फिर हमने बंध्यता को जाना कि यहाँ पे आखिर ये क्या है, कौन कौन सी टेक्निकें हैं। और काफी बच्चे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि प्रदर उपचार की कौन कौन सी प्रतिजैविक है, तो भैया ये है ऑरियोमाइसिन और टेरामाइसिन, खत्म। पूछो भाई क्या क्वेश्चन है, हाँ जी बताइए क्या क्या क्वेश्चन है। कल आपकी मैथ्स की क्लास होगी, मैथ्स वाले बच्चों की, आपके पास तो बायोलॉजी है तो सिंपल सी बात है वो क्लास नहीं देखेंगे। तो मंडे और ट्यूसडे ही होती है बायोलॉजी की 5 PM पर, और कल मैथ्स वाले बच्चों की क्लास है। और एक चीज और याद रखना, क्या याद रखना, कि फ्राइडे और सैटरडे इस बार आपकी फिजिक्स होने वाली है, तो फ्राइडे बायोलॉजी की क्लास नहीं होगी, ठीक है। अब हमारी जो बायोलॉजी क्लास होगी वो होगी नेक्स्ट मंडे एक न्यू चैप्टर के साथ, जो कि होंगे कहाँ, जहाँ पे किन से मिलेंगे, मेंडल से मिलेंगे, ओके। तो मेंडल से मिलेंगे, देखेंगे चैप्टर, ठीक है। अभी और कोई क्वेश्चन, हाँ जी बिल्कुल, क्वेश्चन प्रैक्टिस बाद में होगी। फिलहाल चैप्टर्स को पहले रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप चैप्टर रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है यार, हमें सबसे पहले चैप्टर को रिवाइज करना है, देन हम 4 चैप्टर एक बार रिवाइज कर ले वन शॉट के फॉर्म में, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, चल रहना है, ओके। चलो तो कर दे क्लास को यहीं पे खत्म, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।